तो चलिए फ्रेंड, आपकी जो मैराथन क्लास की सीरीज़ चल रही थी ओ लेवल की, इसमें आज हम बात करेंगे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैराथन क्लास की, जो कि होगी आपकी M4 मॉड्यूल की M4-R5.1। और रैपिड क्लास चलेगी। आपको 100 क्वेश्चन जो हम सॉल्व करवाएंगे यहाँ पे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि आपके आर्डिनो से संबंधित होने वाले हैं, ठीक है, और IoT से संबंधित होने वाले हैं। और साथ ही हम लास्ट में इसमें बात करेंगे जो कि क्वेश्चन होंगे आपके अंतिम चैप्टर के, क्योंकि हम चैप्टर वाइज आपको सीरीज सॉल्व करवा रहे हैं, जो कि 500 क्वेश्चन प्लस की है। और एक क्लास आपको मैंने IoT की प्रोवाइड कर दी थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 दिन पहले, तो इसको देख लीजिए। करीबन 1 घंटे की क्लास थी। और आज हम जो क्लास लेंगे ये भी कोशिश करेंगे कि 1 घंटे के ऊपर की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया जाए, ठीक है। और जो लास्ट के टॉपिक होगा, जो कि आपका कम्युनिकेशन स्किल वाला टॉपिक है, उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं और उसी में ही बच्चे गड़बड़ भी करते हैं। 20 से 25 क्वेश्चन आपको उसी चैप्टर से मिल जाते हैं। 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन तो आप मान के चले जो लास्ट टॉपिक उससे आएगा ही, ठीक है। तो उसके भी आपको कम से कम कुछ नहीं तो 300 से लेकर के 400 MCQs आप जब पढ़ेंगे, तब जाके आप वो 15-20 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हम समझाते रहेंगे आपको अगर समझ में ना आए। आर्डिनो इज़ एन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी विच इज़ यूज टू असेंबल ब्लूप्रिंट। तो आर्डिनो आपकी एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, जो कि यूज़ करती है एज ए ब्लूप्रिंट, जो कि होता है किसका, इलेक्ट्रॉनिक का होता है, केमिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर डिस्क्लेमर। तो देखिए, जितने भी आपकी ये डिवाइसेस हैं, ये सारी आपकी इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट में आती हैं, ना कि केमिकल, ना कि इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल में आपके बिजली के पार्ट आते हैं, न्यूट्रल फेज वगैरह, ये इसमें तो होता नहीं है। तो आपके इलेक्ट्रॉनिक आएगा, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, आर्डिनो है सॉफ्टवेयर। आर्डिनो आपका जो सॉफ्टवेयर है वह सॉफ्टवेयर है, और क्या होता है, तो आप हार्डवेयर का ऑप्शन बहुत से लोग इसको बताएंगे ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आर्डिनो आपका क्या है, एक प्रोग्रामेबल सर्किट भी है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। आर्डिनो हैज़ बोथ सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग सर्किट बोर्ड। अब देखिए लास्ट में भी, यहाँ पे भी देख लिया करिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डैश के बाद, तो वहाँ से भी जो अपना क्वेश्चन आप यहाँ पे बना सकते हैं। अब देखिए बोर्ड लगा, तो बोर्ड क्या है, कोई सर्किट ही बोर्ड तो होगा। तो इसीलिए देखिए सभी क्वेश्चन में यहाँ पे सर्किट दिया है आंसर में, ठीक है। अब कोई फीडबैक सर्किट तो कुछ होता ही नहीं है, वर्ड ही नहीं बनता है, ठीक है। टाइमिंग सर्किट हो सकता है, लेकिन बेसिकली प्रोग्रामिंग सर्किट इसका राइट आंसर होगा। थर्ड आइए, द आर्डिनो बोर्ड इज़ आल्सो कॉल्ड ए। तो आर्डिनो बोर्ड को और हम किस नाम से यहाँ पे जानते हैं, तो आर्डिनो को हम यहाँ पे और किस नाम पे जानते हैं। आर्डिनो में हमारा बेसिकली क्या यूज़ होता है, देखिए माइक्रो प्रोसेसर नहीं यूज़ होता है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर हमारा जो यूज़ होता है वो आपकी CPU वगैरह में यूज़ होता है, लेकिन आर्डिनो में जो हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। हो जाएगा ये। IDE का फुल फॉर्म रिपीट हुआ है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। नेक्स्ट आइए, कोड राइटिंग एंड अपलोडिंग इनटू द बोर्ड इज़ डन यूजिंग, किसके माध्यम से, तो हम जो भी कोड लिख रहे हैं या उसको अपलोड कर रहे हैं, तो हम उसमें IDE के माध्यम से, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सर्किट आप लगा रहे हैं, IDE का इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें। IDE देखिए अभी आपको बताया यहाँ पे, इसी का इस्तेमाल करके आप जो है अपलोडिंग और कोड को लिख सकते हैं। नेक्स्ट आइए नंबर 6 देखिए, आर्डिनो डज नॉट रिक्वायर्ड सेपरेट टू लोड कोड ऑन दी बोर्ड। तो क्या ये सेपरेट नहीं करता है आपके प्रोग्रामर्स को। आर्डिनो डज नॉट रिक्वायर सेपरेट प्रोग्रामर, ठीक है। तो यहाँ पे सेपरेट प्रोग्रामर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 7 नंबर देखिए, इज़ द लैंग्वेज यूज्ड बाय द आर्डिनो IDE टू कोड ईजिली। तो कौन सी लैंग्वेज हमको लिखनी पड़ेगी या सीखनी पड़ेगी, जिसमें कि हम आर्डिनो की जो कोड है वो ईजिली लिख पाएँ। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका C++। C++ आपको सीखनी पड़ेगी। 8 नंबर देखिए, इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट इन द आर्डिनो फैमिली फॉर बिगिनर। तो इसमें से कौन सी बेस्ट फैमिली है जो आर्डिनो के लिए हम यूज़ करते हैं, तो फॉर बिगिनर्स के लिए यहाँ पे एक ही है, जो कि आपके सिलेबस में भी इसको क्या बोला जाता है, आर्डिनो यूनो। विदाउट आर्डिनो कैन नॉट बी रन। तो विदाउट आर्डिनो जो है
यहाँ पे हम पावर सोर्स, विदाउट पावर सोर्स आर्डिनो कैन नॉट बी रन, तो उसमें पावर सोर्स नहीं होगा तो वो रन नहीं करेगा। यूएसबी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। इफ़ दी वोल्टेज इज़ ग्रेटर देन दी आर्डिनो विल, क्या यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर आपका वोल्टेज जो है ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है आपके आर्डिनो से, तो क्या वो कितने पे वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो देखिए 20 से ज़्यादा अगर वोल्टेज आप डाल देंगे तो वो आपका ब्लास्ट हो सकता है। तो 20। अप्रूव्ड वोल्टेज फॉर आर्डिनो टाइप, जितने भी प्रकार के आपके वो आर्डिनो है डिवाइसेस हैं, वो कितने अप्रूव्ड हैं आपकी, कितने वोल्टेज तक को सहन कर सकते हैं, तो 6 वोल्ट से लेकर के 12 वोल्ट से। टू ग्राउंड द सर्किट पिन इज यूज्ड इन आर्डिनो, तो ग्राउंड सर्किट जो हमारा होता है आर्डिनो, आपने डिवाइस देखी होगी, उसमें ग्राउंड सर्किट होता है जो कि 2 ग्राउंड आपको मिलते हैं। तो उसमें क्या लिखा रहता है, बेसिकली उसमें लिखा रहता है GND शॉर्ट में, तो आप GND पे जाके कनेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, द 5 वोल्ट पिन ऑफ आर्डिनो सप्लाई वोल्ट ऑफ पावर, तो 5 वोल्ट की है तो 5 वोल्ट ही आपको सप्लाई करेगी। हाउ मैनी एनालॉग पिन्स एग्जिट इन आर्डिनो, तो आर्डिनो में आपके एनालॉग पिन A0 से लेके A5 तक होते हैं, तो 6 होते हैं। एनालॉग पिन जो होते हैं द सिग्नल फ्रॉम एन एनालॉग सेंसर, तो ये बेसिकली काम क्या करते हैं, रीड करने का काम करते हैं। अगर 3.3 वोल्ट की पिन है आपकी आर्डिनो में, तो सप्लाई करेगा कितने वोल्ट पावर आपको, तो 3.3 वोल्ट आपको वो पावर सप्लाई करेगा। आफ्टर कन्वर्जन फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल वैल्यू इज रीड बाई, तो इसमें हमारा क्या है, टेम्परेचर सेंसर को लगा देंगे तो आपका जो है ये रीड कर देगा। कितनी पिन्स लगी होती हैं आपके डिजिटल आर्डिनो बोर्ड में, तो 13 होती हैं आपकी, 1 से लेके 13 तक। PWM का फुल फॉर्म, PWM का फुल फॉर्म होता है पल्स विद मॉड्यूलेशन। AREF का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो AREF का फुल फॉर्म होता है एनालॉग रिफरेंस। देखिए आर इस प्रकार से, REF हो गया रिफरेंस, A से एनालॉग हो गया। अगर आपका जो वोल्टेज वैल्यू 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट तक पहुंच जाती है, तो लिमिट यहाँ पे कितनी होगी इनपुट की, लोअर हो जाएगी या अपर हो जाएगी, तो देखिए यहाँ पे उसकी जो लिमिट है वो अपर हो जाएगी। इन आर्डिनो द रीसेट पिन इज स्विच टू, हाई करने पर आपका री ओपन होगा या कोड आपका लोड होगा, या ग्राउंड करने पर, या बीनीथ करने पर, या नन ऑफ दी अबव। तो देखिए जब हम कोड को ग्राउंड लेवल पे कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है, कोड री ओपन हो जाता है, लोड हो जाता है, तो ग्राउंड पे कनेक्ट करने पर। TX पिन जो आपकी होती है, TX और एक RX होती है, वो आपकी क्या रिप्रेजेंट करती है आर्डिनो बोर्ड में, तो TX का काम होता है ट्रांसमिट करने का, TX का काम होता है ट्रांसमिट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन RX दिया, तो RX का काम होता है रिसीवर, यानी कि रिसीव करने का। 26 देखिए, ऑथराइज द अमाउंट ऑफ वोल्टेज टू गेट इनटू द आर्डिनो बोर्ड, तो इसमें पूछा जा रहा है जो हमारा ऑथराइज अमाउंट ऑफ वोल्टेज हमारा आर्डिनो बोर्ड में आता है, वो कैसे आप उसको मैनेज करते हैं अमाउंट ऑफ वोल्टेज को। तो उसमें क्या वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाते हैं, या वोल्टेज का रेगुलेटर लगा होता है, या एम्पलीफायर लगा होता है, या ऑक्सीलेटर लगा होता है। तो देखिए उसके वोल्टेज को मैनेज करने के लिए हमारे पास वोल्टेज का रेगुलेटर आपका उसमें दिया होता है। नेक्स्ट देखिए 27 है, मॉडल ऑफ आर्डिनो इज़ मोर स्टेबल देन एनी अदर, तो कौन सा ऐसा मॉडल है जो आपका मोर स्टेबल है दूसरे से, तो इसमें हो जाएगा आपका रेड बोर्ड। रेड बोर्ड मॉडल जो है वो आर्डिनो के बोर्ड से अलग है। 28 आइए, रेड बोर्ड पावर रेगुलेटर कैन हैंडल वोल्टेज फ्रॉम 7 टू, तो 7 वोल्टेज से आप जो है रेड बोर्ड में कितना लगा सकते हैं वोल्टेज, 15 तक, तो 15 वोल्ट DC आप डाल सकते हैं। आर्डिनो मेगा जो है आपका वो होल्ड करता है कितने एनालॉग इनपुट को, तो आर्डिनो मेगा आपका जो है 16 एनालॉग पिन इनपुट करता है। 30 पे आइए, आर्डिनो कैन वर्क ऑन अ वेराइटी ऑफ लाइक विंडोज़, लिनक्स और मैक आपके जो हैं ये आपके क्या होते हैं प्लेटफॉर्म है, वेराइटी ऑफ प्लेटफॉर्म आपको जो है इसमें मिलते हैं।
31 देखिए, ATmel जो आपका होता है AVR माइक्रो कंट्रोलर, वो आपका प्रेजेंट इन आर्डिनो बोर्ड, तो कितने बिट इसमें प्रेजेंट होता है, 8 बिट होता है आपका। आर्डिनो ड्यू विच इज 32 बिट बेस्ड ऑन ATmel इज इंट्रोड्यूस इन, तो ये आपका इंट्रोड्यूस होता है आपका 2012, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। आर्डिनो बोर्ड हैविंग डबल पिन डेट प्रोवाइड इंटरफेसिंग फॉर 33 आपका इसमें हो जाएगा प्रोग्रामिंग, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्डिनो बोर्ड यूज फीमेल हेडर फॉर कनेक्शन एंड इस्टेब्लिश इनटू अदर, तो इसमें हो जाएगा आपका सर्किट बोर्ड। आर्डिनो बोर्ड आपका जो होता है माइट कनेक्ट करता है एडॉन्स मॉड्यूल इज नोन एज, इसमें आपका क्या हो जाएगा सर्किट सीड हो जाएगा, इसमें सीड के साथ आपका एडॉन्स किया जाता है। एवरी बोर्ड ऑफ आर्डिनो हैव 5 वोल्ट रेगुलेटर, तो ये किस प्रकार से होते हैं, ये आपके लीनियर रेगुलेटर होते हैं। 37 देखिए, एवरी आर्डिनो बोर्ड हैज़ ए, कितने मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल ऑक्सीलेटर होता है इसमें, तो 16 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल आपका होता है। लिली पैड आर्डिनो मॉड्यूल आपका जो रन करता है कितने मेगाहर्ट्ज पे, तो आप बता दीजिएगा 8 मेगाहर्ट्ज पे। ईच माइक्रो कंट्रोलर ऑफ द आर्डिनो इज प्री प्रोग्राम्ड बाय दी, किसके द्वारा होता है आपका बूट लोडर इसमें आपका प्री डिफाइंड मिलता है। नेक्स्ट है आपका सम आर्डिनो बोर्ड कंटेन अ सर्किट ऑफ कन्वर्जन ऑफ लेवल सिग्नल, तो कुछ आर्डिनो बोर्ड ऐसे हैं जो आपके जो सर्किट हैं जो कि कन्वर्जन लेवल पे काम करते हैं आपके, तो उसमें क्या लगा होता है, बेसिकली ऑसिलेटर लगा होता है, एम्पलीफायर, लेवल शिफ्टर होता है या शिफ्ट रजिस्टर लगा होता है। तो देखिए उसमें आपका लेवल शिफ्टर लगा होता है जिसके कारण से आप जो है कन्वर्जन कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेवल शिफ्टर सर्किट आर यूज टू कन्वर्ट फ्रॉम RS 232, और किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप TTL लेवल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा 1। LCD का फुल फॉर्म, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। 43 पे आइए, इज़ अ फंक्शन विच स्टार्ट पावर अप और रीसेट, तो इसमें हम क्या लगाते हैं, लूप फंक्शन को लगाते हैं, सेटअप लगाते हैं, यहाँ पे सेटअप से जो है सेटअप फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। द फंक्शन विच रिपीट कर रहा है, एक्सिक्यूट कर रहा है मेन प्रोग्राम को, तो वहाँ पे लूप लगा हुआ है, बी हो जाएगा। LED का जो है फुल फॉर्म पूछा गया, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, लाइट एमिटिंग डायोड, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी वाला से। सील्ड कैन प्रिपेयर मोटर कंट्रोल फॉर, तो सील्ड यहाँ पे कौन सी है मोटर कंट्रोल के लिए, 3D प्रिंटिंग, ऑप्शन हो जाएगा 3D प्रिंटिंग। नेक्स्ट है रेड बोर्ड इज मोर स्टेबल ड्यू टू दी, तो रेड बोर्ड आपका जो होता है मोर स्टेबल होता है USB/FTDI के माध्यम से। रेड बोर्ड कैन ऑर्गेनाइज ओवर दी, कौन सी केबल आपकी है इसमें, तो इसमें हो जाएगा आपका USB मिनी B। आर्डिनो मेगा जो होता है उसमें आपका ऑसिलेटर किस प्रकार से होता है, तो क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है आपका, ठीक है। आर्डिनो मेगा जो आपका वर्क करता है कितनी फ्रिक्वेंसी पे, तो आप बता देगा 16 मेगाहर्ट्ज़ पे आपका वर्क करता है, ठीक है। 50 क्वेश्चन होगा। 51 पे आइए, आर्डिनो मेगा जो है आपका वो होल्ड करता है मेमोरी साइज कितनी रहती है उसमें, फ्लैश मेमोरी आपकी रहती है 256 KB। आर्डिनो आपका 80 मेगा 2560 आर्डिनो हैश टोटल कितने पिन होते हैं इसमें, तो इसमें आपके 54 पिन होते हैं। आर्डिनो लियोनार्डो हैश कितने कौन सा माइक्रो कंट्रोलर इसमें सपोर्ट करता है, तो 53 है आपका, इसमें हो जाएगा 80 मेगा 32U4। आर्डिनो लियोनार्डो आपका टोटल डिजिटल पिन कितने रखता है, इसमें आपके 20 होते हैं, तो ये बड़े बड़े डिवाइस हैं ये, ठीक है। अगर हम आपको इसका डायग्राम दिखाएं तो देखिए ये है कोई डिवाइस, इस प्रकार से आएगी आर्डिनो लियोनार्डो, ठीक है। ये थोड़ी सी बड़ी डिवाइस है आपकी, अमेजॉन पे अवेलेबल है, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं 2000 की। चलिए आगे चलते हैं। आर्डिनो आपका 80 मेगा 2560 आर्डिनो आपके कितने पिन होते हैं, अभी आपको बताया मैंने 54 इसमें होते हैं, ठीक है। आर्डिनो लियोनार्डो हैज़ ए माइक्रो कंट्रोलर, इसमें कौन सा माइक्रो कंट्रोलर यूज़ किया जाता है, देखिए ये आपके सिलेबस का नहीं है लेकिन आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, हो सकता है क्वेश्चन आपको नॉलेज दे, ठीक है। तो 80 मेगा 32U4 आर्डिनो लियोनार्डो
होल्ड आ टोटल आपके कितने डिजिटल पिन होते हैं इसमें, तो 20 होते हैं। ठीक है, आर्डिनो लियोनार्डो आपका मच जो है कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है, क्या है अदर बोर्ड के अनुसार मुकाबले, तो यहाँ पे सस्ता है ये। ठीक है, कंट्रोल दी यूएसबी केबल फॉर ऑफ द आर्डिनो रेड बोर्ड, देखिए ये दूसरा बोर्ड है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका बैरल जैक कंट्रोल आपका रहता है इसमें। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्री बिल्ट बोर्ड डैट कनेक्ट ऑल आर्डिनो बोर्ड, तो सभी बोर्ड थे आर्डिनो, उसको सीड बोलते हैं। आर्डिनो सीड के माध्यम से आप किसी भी आर्डिनो बोर्ड में प्री बिल्ड कनेक्ट कर सकते हैं। 58 है, आर्डिनो सीड इंक्लूड टू इंक्रीज द कंपेटिबिलिटी ऑफ आर्डिनो बोर्ड, तो उसमें क्या आप इंक्लूड कर देंगे, वायरलेस सीड को ऐड कर देंगे तो उसकी कंपेटिबिलिटी है इंक्रीज हो जाएगी। आर्डिनो ड्यू, देखिए नया यहाँ पे एक वर्ड आया, आर्डिनो ड्यू हैज़ मेमोरी एस रैम कितनी होती है, तो उसमें 96 KB होती है। आर्डिनो यूनो हैज़ मेमोरी एस रैम, तो आर्डिनो यूनो में कितनी मेमोरी होती है, 2 KB होती है। आर्डिनो यूनो में देखिए दो सेमी क्वेश्चन है क्या, हाँ सेमी क्वेश्चन है, तो देख के अलग अलग आंसर तो नहीं है, दोनों में देख लेते हैं। 60 है और 61 है, हाँ देखिए अलग अलग आंसर है, इसलिए इसका चलिए आंसर हम ज़रा गूगल से निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास हो सकता है 2 आंसर हो भी सकते हैं। देख लेते हैं इसका क्या आंसर हमारे पास आता है। तो देखिए आर्डिनो यूनो में हमारे पास 2 KB है, ठीक है, और दूसरे वाले में 8 KB आंसर हमने लिखा हुआ, तो हो सकता है वो गलत हो, तो आप आंसर 2 KB लगा लीजिए। तो ये वाला जो ऑप्शन है हटा देते हैं, यहाँ भी हम 2 KB कर लेते हैं, यहाँ भी 2 KB कर लीजिए और यहाँ पे भी 2 KB कर लीजिए। ठीक है, आर्डिनो लियोनार्डो हैज़ मेमोरी साइज, तो आर्डिनो लियोनार्डो में क्वेश्चन नंबर है 62, इसमें होती है एस रैम आपकी 2.5K। आर्डिनो फ्लैश, अब ये देखिए फ्लैश इसमें कितनी होती है, इसमें आपकी फ्लैश होती है 32 KB। आर्डिनो यूनो में हमारी कितनी फ्लैश होती है, तो इसमें होती है 64 नंबर है, इसमें 32 KB होती है फ्लैश। आर्डिनो ड्यू में हमारी फ्लैश होती है 512। ठीक है, आर्डिनो मेगा में कितनी फ्लैश मेमोरी होती है, 66 देखिए, तो 256 KB होती है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ICSP का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ICSP का फुल फॉर्म होता है इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग हेडर, इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग हेडर। आर्डिनो ड्यू जो होता है आपका वो डिपेंड करता है किस कंट्रोलर पे, तो आप बता दीजिएगा ARM Cortex M3 कंट्रोलर पे। हाउ मैनी बटन एग्जिट फॉर रीसेट एंड इरेज इन आर्डिनो ड्यू में, तो कितनी इसमें बटनें होती हैं हमारी, 2 बटन होती हैं। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड डिपेंड ऑन 80 मेगा 168, तो इसमें आपका डिपेंड क्या होता है, इसमें आर्डिनो के डेसिमिला होता है। ठीक है, इन आर्डिनो ब्लूटूथ इज़ यूज्ड फॉर, तो आर्डिनो ब्लूटूथ हमारा यूज़ किया जाता है किसके लिए, स्क्रू टर्मिनल के लिए। आर्डिनो ब्लूटूथ आल्सो कॉल्ड, आर्डिनो ब्लूटूथ को और हम किस नाम से जानते हैं, BT के नाम से। देखिए ये नया क्वेश्चन है एकदम। आर्डिनो ब्लूटूथ में ये देखिए दूसरा ब्लूटूथ है आपका, ये मतलब आर्डिनो है, तो इसमें 16 आपके डिजिटल पिन होते हैं। आर्डिनो ब्लूटूथ हैज़ एनालॉग पिन, तो इसमें आपके जो है 6 एनालॉग पिन होते हैं। आर्डिनो ब्लूटूथ होल्ड करता है आपके क्रिस्टल ऑक्सीलेटर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो 75 हो जाएगा, 16 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, आर्डिनो डाइसिमिला आपके जो है इसमें कितने आपके डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन होते हैं, तो आप बता दीजिएगा, 76 है, इसमें हो जाएगा आपके 14। 77 देखिए, आर्डिनो डाइसिमिला में आपके कितने इनपुट आउटपुट पिन होते हैं, तो बता दीजिएगा 6 पिन होते हैं। आर्डिनो डाइसिमिला में आपके कितने पावर होते हैं इनपुट पिन, तो 78 है, इसमें हो जाएगा आपका 6। इन इटली डाइसिमिला मींट फॉर, इटली में आपका जो है इसमें 10K होता है, कितना होता है, 10K। इस दी बोर्ड डैट रन ओवर व्हील आपका रन किस में करता है, आर्डिनो रोबोट। ठीक है, ईच व्हील ऑफ द आर्डिनो रोबोट, देखिए आर्डिनो रोबोट के क्वेश्चन है यहाँ पे आप, हैज़ प्रोसेसर, तो इसमें आपके 2 प्रोसेसर लगे होते हैं। तो 2 टाइप्स ऑफ बोर्ड एग्जिट इन दी टाइप्स ऑफ, तो 2 टाइप्स ऑफ बोर्ड अभी आपको बताएगा, जैसे कि आर्डिनो रोबोट में ही आपके 2 माइक्रो कंट्रोलर लगे होते हैं, तो 2 बोर्ड उसमें होंगे। मोटर बोर्ड इज़ कंट्रोल बाय इन आर्डिनो रोबोट, तो मोटर बोर्ड आपकी कंट्रोल तो की जाती है, लेकिन कैसे कंट्रोल की जाती है, मोटर के माध्यम से।
84 देखिए, विच रीड दिस सेंसर टू ऑपरेट इन द आर्डिनो रोबोट। तो क्या कैसे रीड किया जाता है इसके सेंसर को? तो इसके सेंसर को कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से रीड किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल बोर्ड। 85 देखिए, प्रोग्रामिंग द आर्डिनो बोर्ड इज द सेम एज। तो आर्डिनो जो प्रोग्रामिंग आपकी की जाती है आर्डिनो बोर्ड की, वो सेम होती है किसके तरीके होती है? आर्डिनो लियोनार्डो के तरीके होती है। 86 देखिए क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ आर्डिनो रोबोट्स आर। तो कौन से एप्लीकेशन इसमें सपोर्ट करता है? रोबोटिक्स। द लाइब्रेरी ऑफ अ रोबोट आर यूज टू कंट्रोल द एक्यूटेटर एंड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 87 में? आपका सेंसर्स आ जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन एकदम नए हैं, अभी तक ये क्वेश्चन एक भी बार नहीं आए हैं, ठीक है, फिर भी मैं आपको करा दे रहा हूँ। मान लीजिए कोई क्वेश्चन फंस जाता है तो अच्छा ही होगा, आपको एक नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नए क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन आपके आर्डिनो बेस्ड है। आर्डिनो एक्सप्लोरर लुक्स आर कंट्रोलिंग। तो ये नए आर्डिनो है, ये वीडियो गेम में आपका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, सेंसर्स एंड एक्यूटेटर डेटा आउटपुट इज़ वेरी इजी टू रीड एंड राइट, ठीक है। अब देखिए, आर्डिनो प्रो माइक्रो बोर्ड इज़ आइडेंटिकल टू, ये आपका होता है 19 बताइए, तो इसमें हो जाएगा आर्डिनो मिनी। आर्डिनो प्रो माइक्रो बोर्ड, इसमें आपके 12 डिजिटल पिन होते हैं। पल्स विद मॉड्यूलेशन पिंस ऑफ आर्डिनो प्रो माइक्रो बोर्ड में यानी PWM कितने होते हैं? 5। बिट ADC प्रेजेंट आपका कितना होता है माइक्रो बोर्ड में? तो इसमें आपका होता है 10 बिट ADC होता है। आर्डिनो ईथरनेट, देखिए नया आर्डिनो आया है, ये ईथरनेट जो आपका कनेक्ट होगा इंटरनेट के माध्यम से, इसमें कितने डिजिटल पिन होते हैं? 14 होते हैं। देखिए सब एक ही तरीके हैं, थोड़ा थोड़ा सा चेंजमेंट है बस। एनालॉग पिंस एग्जिट इन आर्डिनो प्रो माइक में। अब देखिए नया बोर्ड है एक, ये प्रो माइक है, इसमें आपके 5 होते हैं एनालॉग पिन। अब इसी आपसे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए आपको क्वेश्चन देख के उसको तैयार करना है। इन आर्डिनो ईथरनेट बोर्ड द कनेक्शन इज़ फेड टू। तो इसमें कनेक्शन आपका कैसे फेड होता है? 96 नंबर है, इंटरनेट के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है EDBG स्टैंड फॉर। तो EDBG का फुल फॉर्म होता है एम्बेडेड डिबगर। आर्डिनो जीरो, देखिए ये नया क्वेश्चन, आर्डिनो जीरो इज़ वेरी यूजफुल बोर्ड दैट कनेक्ट, आपका क्या करता है ये आपका कनेक्ट करता है स्मार्ट IoTs को। आर्डिनो जीरो हैज़ कितने डिजिटल पिन होते हैं? 14। लास्ट क्वेश्चन है आपका, रैम साइज इन अ फास्ट आर्डिनो बोर्ड इज़। तो कितनी होती है आपकी इसमें? 1 MB होती है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन हमारे पास थे, 100 क्वेश्चन मैंने आपको भी सॉल्व करा दिए हैं। तो ये छोटी सी मैराथन क्लास थी 100 क्वेश्चन की। अब आगे चलेंगे, कुछ और एडवांस क्वेश्चन देखेंगे और आपका जो लास्ट टॉपिक हमने बताया कम्युनिकेशन स्किल, उसके क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शन, अब आगे चलेंगे इसी में। और अब हम जो सीरीज़ देखेंगे MCQs की, वो होने वाली है, मैंने आपको लगभग सारे ही जो टॉपिक हैं कवर कर दिए हैं। सिक्योरिटी एंड फीचर IoT, आपका बिल्डिंग ऑफ IoT, आपके सेंसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, थिंग्स एंड आपका कनेक्शन और इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग, इससे संबंधित मैंने MCQ बता दिए हैं आपको। आज जो हम लास्ट टॉपिक है उसको डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपका होगा सबसे आखिरी टॉपिक है, यहाँ पे देखिए दिया है सॉफ्ट स्किल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसका पूरा मॉड्यूल का नाम है, सब्जेक्ट का नाम है। अब इसके सब्जेक्ट के अंदर आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के संबंधित क्वेश्चन आते हैं, सेल्फ स्टीम, कम्युनिकेशन स्किल, राइटिंग स्किल, ये जो टॉपिक यहाँ पे दिए गए इससे संबंधित MCQ देखेंगे। और इससे आपको कम से कम 20 MCQ देखने को मिलेंगे, तो इसको बिल्कुल भी आप लोग इग्नोर ना करें, ठीक है। और बहुत ही ईजी है, बस थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं क्योंकि लैंग्वेज का इसमें इशू होता है। अगर आपको इंग्लिश में समझ में ना आए तो हिंदी में एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, तो आप इसका आंसर लगा देंगे। और एक क्वेश्चन के लिए आपको जो है 30 सेकंड का टाइम मिलने वाला है, तो 30 सेकंड के बाद ही आप दूसरे क्वेश्चन पे जा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपके लिए नेगेटिव पॉइंट है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, आ स्पीकर लुक्स इनटू द आइज ऑफ द ऑडियंस, यानी कि एक जो वक्ता है आपका श्रोताओं की आंखों में देखता है। तो उसकी आंखों में देखता है, तो उसकी आंखों में क्या देखता है? कॉन्फिडेंट देखता है, ठीक है। जो एक वक्ता है, बोलने वाला है, उसकी आंखों में कॉन्फिडेंट लेवल उसका वो चेक कर लेता है, देख के उससे पता चल जाता है कि ये बंदा कितना स्मार्ट है और कितना कॉन्फिडेंट है, नर्वस है या
जो भी जॉब्स है, इंटरव्यू वगैरह जो भी है, उसमें उसके लायक है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से इसका कॉन्फिडेंट लेवल आप जो है चेक कर सकते हैं किसी की आई कांटेक्ट के माध्यम से। तो ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो अपने आंसर जो नीचे कमेंट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दिस मे कन्वे एरोगेंस, यानी कि इनमें से कौन अहंकार का बोध कराता है। तो अहंकार हमको कब होता है बेसिकली यहाँ पे, जब हम क्या करते हैं, जॉइंट फिंगर टिप्स आ शोल्डर श्रग करते हैं, या फिर आप पॉइंट फिंगर, या फिर हैंड स्विंग लूजली। ठीक है, तो अहंकार हमको जब होता है जब यहाँ पे हम जॉइंट फिंगर टिप्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, बोला जा रहा है उंगली उठाना आरोप लगाने का संकेत हो सकता है, ये सही है गलत है। तो बिल्कुल सही है, उंगली आप किसी उठा रहे हैं तो आरोप लगा रहे हैं, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्ता का स्वर होना चाहिए, यानी कि जो वक्ता है, जो स्पीकर है बोलने वाला, उसका जो स्वर कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ना कि लाउड। देखिए लाउड बोलने से नहीं होगा, लाउड भी अगर बोल रहे हैं और उसमें आवाज़ फिर फंस रही है या बेस ज़्यादा है तो ऐसा नहीं, क्लियर होना चाहिए, चाहे आप स्लो बोले चाहे फास्ट बोलें। तो वक्ता का अब इसी में बच्चे जो है फंसेंगे, आपको माइंड में आएगा कि हाँ ये कोई स्टेज है और ये वक्ता है यहाँ पे, और यहाँ पे जो बच्चे हैं जो भी ये ऑडियंस है, तो इसको बहुत लाउड बोलना पड़ेगा इन सभी को सुनाने के लिए। ऐसा नहीं है, आपको क्लियर बोलना पड़ेगा, जितना क्लियर बोलेंगे तो सभी को समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपसे, अभ्यास के दौरान भाषण को कितना लंबा लिया जाना चाहिए, यानी कि आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस समय जो आप भाषण दे रहे हैं या स्पीच दे रहे हैं तो कितना जो है आपको लंबा यहाँ पे उसको रखना है। तो ड्यूरिंग प्रैक्टिस हाउ मच शुड बी स्पीच बी लेंथेंड। ठीक है, लेंथ मतलब यानी कि उसको कितना लंबा आपको रखना चाहिए जिससे कि किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। तो 2 से लेकर के 5% तक आप उसको रख सकते हैं, 2 to 5%। नेक्स्ट आइए, लिखा जा रहा है भाषण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। तो भाषण जब आप बना रहे हैं या प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें आपको जो भी आपके श्रोता हैं, यानी कि आपकी ऑडियंस है, उन ऑडियंस को ध्यान में रख के बनाना चाहिए कि जो भी आप वर्ड यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो बच्चों के लिए, एडल्ट के लिए या किसके लिए है। ठीक है, या किस टॉपिक को आपको कहाँ पे यूज़ करना है, किस वर्ड को, तो ऑडियंस के बिहाफ से यहाँ पे बनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक भाषण को तक आगे बढ़ाना चाहिए, यानी कि ए स्पीच मस्ट एडवांस। तो क्वेश्चन नंबर 7 बताइए क्या ऑप्शन होना चाहिए इसमें। तो एक भाषण को आप जो है सत्यता तक, यानी कि ट्रुथ तक आगे बढ़ाना चाहिए, जो भी आप उसमें सच बता रहे हैं, या निगेटिविटी तो नहीं फैला रहे हैं आप, या उसमें एग्रेसिवनेस तो नहीं बता रहे हैं, या डिसऑनेस्टी तो नहीं है। यानी कि अगर आपका जो भी स्पीच आप दे रहे हैं उसमें सच्चाई कितनी है, तभी आप उसको आगे बढ़ाना चाहिए, वरना नहीं बढ़ाना चाहिए। तो बी ऑप्शन हो जाएगा ट्रुथ। ठीक है, सच्चाई, हिंदी में बोलेंगे तो सच्चाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, सहकर्मियों के साथ आपसी समझ रखने में इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण है, यानी कि विच ऑफ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन हैविंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विथ कॉलीग्स। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन देखिए हो जाएगा, तो अगर आपको किसी से भी तालमेल अगर आपको अच्छा रखना है, चाहे वो आपका फ्रेंड हो या फैमिली हो या फिर आपके कॉलीग हो, तो आपको इफ़ेक्टिव लिसनिंग वहाँ पे जो है काफ़ी अच्छी करनी पड़ेगी। यानी कि इफ़ेक्टिव अगर लिसनिंग आपकी एक्सट्रीमली है, इम्पोर्टेंस है, तो यहाँ पे जो भी आपके म्यूचुअल अंडरस्टैंडर हैं, कॉलीग्स हैं, ठीक है, वो उसमें सबऑर्डिनेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए इफ़ेक्टिव लिसनिंग, यानी कि वो श्रोता होना चाहिए, सुनने वाले होना चाहिए। इनमें से कौन सा सुनने के कौशल को नहीं बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ दिस डज नॉट इनहेंस लिसनिंग स्किल। तो सुनने की स्किल को कौन नहीं आपका जो है बढ़ाता है, तो कौन सा हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, तो देखिए अगर कोई स्पीच चल रही है या कोई टॉपिक चल रहा है और अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप फिर उसमें सुनने में कौशल नहीं हो पाएगा। आपको इग्नोरेंस नहीं होनी चाहिए, आपका टेंशन होना चाहिए, आप फ्रेंकनेस होने चाहिए, और वहाँ पे क्लियर परफेक्शन होना चाहिए, तभी आप उस पर फोकस कर पाएंगे। अगर आप इग्नोर करेंगे तो आप उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऑप्शन बन जाएगा डी वाला सही। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रतिभागियों को दूसरों द्वारा व्यक्त की गई राय को सम्मान के साथ सुनना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है। अगर कोई आपको कोई राय दे रहा है या सलाह दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, तो आप उसको सुने।
ठीक है, तो ये थे कुछ 10 क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट से संबंधित, जैसा कि यहाँ पे टाइटल आपको दिख रहा होगा। तो हमने इसमें जो है आपके लिए कन्वर्ट कर दिया है इसको, इंग्लिश में टॉपिक था हमारे पास और हमने इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लिया जिससे कि आपको दोनों लैंग्वेज में समझ में आए। तो कम्युनिकेशन आपका जो हेल्प करता है ऑफिशियली टू द एम्प्लॉय, यानी कि संचार अधिकारियों को, कर्मचारियों को किस में मदद करता है, हटाने में, पहला एलिमिनेट है, मोटिवेट करने में यानी प्रेरित करने में, या फिर थ्रेटन यानी कि धमकाने में, या फिर अप्राइज यानी कि अवगत कराने में। तो पहले का ऑप्शन बताइए क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर आपका कम्युनिकेशन है वो हेल्प कर रहा है आपके एम्प्लॉय को प्रेरित करने में यानी कि मोटिवेट करने में, तो ऑप्शन बन जाएगा प्रेरित करना या फिर मोटिवेट करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। का अर्थ है यह जांचना कि बटन में प्रारंभिक चरणों का पालन शीघ्रता से किया जा रहा है कि नहीं। मीन्स चेक वेदर द अर्लियर स्टेज ऑफ रीडिंग वेयर फॉलोड प्रॉम्प्टली और नॉट, यानी कि जब रीडिंग कर रहे हैं तो उसके बीच में आपसे क्या कराना चाहिए। उस बीच में हमारे पास देखिए एक ही ऑप्शन है, उसका रिव्यू होना चाहिए, यानी कि उसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो उसके माध्यम से जो आप हैं पता कर सकते हैं कि आपका जो भी प्रारंभिक चरण है वो शीघ्रता से आपका सही चल रहा है कि नहीं, पठन आपका सही चल रहा है, जिससे कि वो बाद में इम्प्रूव किया जाए। तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे रिव्यू, डी ऑप्शन होगा, यानी कि समीक्षा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, द डॉक्यूमेंट डैट इज़ यूज टू कम्युनिकेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड, यानी कि संगठन के भीतर जो भी आपके संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले दस्तावेज हैं उसको क्या कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो उसको बोला जाता है मेमो, यानी कि ज्ञापन। ठीक है, जो भी आपके संचार है, अब यहाँ पे संचार है बेसिकली, यहाँ पे कोई लेटर ईमेल तो काम हो नहीं रहा है, मेमो इसका देखिए राइट आंसर होगा ज्ञापन। नंबर 4 देखिए। नंबर 4 में कह रहा है आपका, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन दिस सेंटेंस आई वर्क मोर ऑन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइड, यानी कि वाक्य में आपको क्रिया विशेषण पहचानना है और मैं उसका उत्पाद पक्ष पर अधिक काम करता हूँ। ये एक यहाँ पे सेंटेंस दिया गया, तो इसमें से कौन सा जो है एडवर्ब है वो आपको इसमें फाइंड आउट करना है। तो बताइए क्या होना चाहिए एडवर्ब। तो इसमें जो एडवर्ब बनेगा तो इस प्रकार से बनेगा, ए देखिए इसका राइट आंसर आई जो है यहाँ पे वो किसके लिए आ रहा है, आपके एडवर्ब के फॉर्म में यहाँ पे यूज़ किया गया है, जो कि मैं जो है खुद जब आप वर्क करेंगे तब आप वहाँ पे मोर प्रोडक्टिव डेवलपमेंट साइट को बना पाएंगे या काम कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ब के केस में। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नंबर 5 देखिए। सुनते समय जब हम वक्ता की बात का आकलन करते हैं तो वह होता है, यानी कि जब हम किसी को लिसनिंग कर रहे हैं तो उस बीच में हमारा जो स्पीकर है वो उसको हम कैसे कंपैरिजन करेंगे, क्या देखेंगे उसमें। तो उसमें हम जो उसकी आलोचनात्मक श्रवण को सुनेंगे, यानी कि उसकी जो क्रिटिकल लिसनिंग है उस पर हम फोकस करेंगे। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, क्रिटिकल लिसनिंग या फिर आलोचनात्मक श्रवण। नेक्स्ट आइए, नंबर 6। व्यावसायिक पत्र की शुरुआत करने का विनम्र तरीका बताएं, यानी कि आइडेंटिफाई द पोलाइट मेथड टू बिगिनिंग द बिजनेस लेटर अगर आपको लिखना है या भेजना है तो उसका पोलाइट मेथड क्या है, सिंपल सा। तो हम आपके शीघ्र उत्तर की सराहना करते हैं, वी अप्रिशिएट योर प्रॉम्प्टी रिप्लाई। ठीक है, तो ये बिजनेस का आपका लेटर होता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 7 नंबर, वाक्य से सर्वनाम चुने, वह काफ़ी सुंदर थी। तो वह काफ़ी सुंदर थी, यानी कि पिक द प्रोनाउन फ्रॉम द सेंटेंस, जो कि लिखा हुआ है शी वाज क्वाइट गुड लुकिंग। तो यहाँ पे आपको बताना क्या है, प्रोनाउन बताना है। तो प्रोनाउन इसमें क्या है, यहाँ पे जो सी का यूज़ किया गया वो आपका प्रोनाउन है, क्योंकि कौन है जो गुड लुकिंग है, सी कोई लड़की है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह। 8 नंबर देखिए, नौकरी के आवेदन के विषय में लिखा है, यानी कि दिस सब्जेक्ट इन दी जॉब एप्लीकेशन इज रिटन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर देखिए बी हो जाएगा आपका अभिवादक के बाद, यानी कि आफ्टर दी सैल्यूटेशन इस प्रकार से है।
यानी कि नौकरी के आवेदन के विषय में अगर लिखना है तो आवेदन के बाद जो है, पहले तो आप करेंगे नहीं, अभिवादन के बाद जो है आप इसमें नौकरी के लिए जो भी है आप रिटर्न देंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन बन जाएगा इसमें। और आफ्टर दिस सैल्यूटेशन। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर में कह रहा है केवल अनुरोध पर ही रिज्यूमे में प्रदान किया जाना चाहिए, यानी कि शुड बी प्रोवाइडेड रिज्यूम। जब वहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट की जाए, तो रिक्वेस्ट की जाएगी तो किस संदर्भ में, जब आपसे रेफरेंस मांगा जाए, यानी कि संदर्भ आपसे मांगा जाए, तभी आप उसको जो है प्रस्तुत करें, वरना ना करें। ठीक है, तो रेफरेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रेफरेंस के माध्यम से ही आपका जो है रिज्यूमे वगैरह की रिक्वेस्ट की जाती है। टेलीफोन नंबर या एजुकेशनल क्वालिफिकेशनल वर्क एक्सपीरियंस या आपका सब उसी में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक दस्तावेज है जिसका उपयोग कानूनी मामलों में साक्ष्य के रूप में किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है सूचना। कोई हमारे पास सूचना है, यानी कि इंग्लिश में बोले तो नोटिस। अगर कोई नोटिस है, नोटिस ए डॉक्यूमेंट दैट कैन बी यूज्ड एज ए एविडेंस लीगल केसेस में आप जो है उस नोटिस को यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये था हमारे पास 9। 10 नंबर मिसिंग है, तो 11 पे आते हैं। एक दस्तावेज है जिसका उपयोग कानूनी मामलों के साक्ष्य रूप में किया जाता है, तो नोटिस है, वही क्वेश्चन है क्या? दोबारा से एक सेकेंड देख लेते हैं। सूचना, सूचना बैठक का, हाँ वही सेम क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसमें वही ऑप्शन हो जाएगा, 11 नंबर में ए हो जाएगा आपका। आते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये 2 बार हो गया, इसको हटा दीजिए यहाँ से, पीडीएफ में भी। ठीक है, एक क्वेश्चन मिसिंग है, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वाक्य के प्रकार की पहचान करें। वाक्य क्या है? लड़का मीनार की चोटी पर चढ़ गया। तो आइडेंटिफाई दी सेंटेंस, द बॉय क्लाइंबिंग अप टू दी टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? सिंपल है। क्या यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है? सिंपल को यूज़ किया गया, सिंपल कंपाउंड को। ठीक है, कंपाउंड है या सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है या सुपरलेटिव, यहाँ पे सिंपल वर्ड है। कोई लड़का था जो मीनार की चोटी पर चढ़ गया, सिंपल। क्वेश्चन नंबर है 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका बोला जा रहा है, बारिश जो है कोर्ट के आर पार हो गई है। अगर आप अपने कुत्ते को दूध वाले को काटने से नहीं रोक सकते तो उसको उसे बंद कर देना चाहिए। ठीक है, तो रेन जो है आपकी लिखा हुआ है, रेन हैज़ राइट थ्रू द कोर्ट, यानी कि बारिश जो आपके उसके अंदर आ रही है। इफ़ यू कैन नॉट, देखिए यहाँ पे 2 वर्ड यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, योर डॉग फ्रॉम द बाइट एंड द मिल्कमैन, यू मस्ट लुक अप हिम। तो देखिए ऑप्शन क्या दिया गया है, घुसना या रोकना, उत्तेजना या फिर गुठली या काटना या विस्मय, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें जो हो जाएगा सिंपल सा बन जाएगा, 2 ऑप्शन है यहाँ पे। तो बारिश में अगर आपका जो कोर्ट आर पार हो गया तो उसमें घुसने से रोकना चाहिए और काटने से रोकना चाहिए। तो यहाँ पे घुसना हो जाएगा बारिश के लिए, दूसरा रोकना वो हो जाएगा आपके पानी के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार रोकना हो जाएगा आपके डॉग के काटने के लिए, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। 14 नंबर देखिए, श्रमिकों के महत्वपूर्ण प्रकार कौन है? यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्कर इज, इम्पोर्टेंट काइंड ऑफ वर्कर इज। तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा वो बन जाएगा आपका सी एंड डी, बोथ ऑप्शन हो जाएगा। देखिए आंसर हो जाएगा सी एंड डी बोथ, यानी कि आप उत्पादक, खुदाई करने वाले, निर्माण, पहचान करने, ए बी दोनों ही ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ये कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं है फिलहाल। ठीक है, हमने बता दिया। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर में आपके लिए कन्वर्ट नहीं किया गया शायद, तो देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो 15 नंबर में बोला जा रहा है आपका, डेविड आपका जो है वो लिविंग करता है। डेविड लिविंग स्टोन वर्कड एज ए इन अ कॉटन मिल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेसिकली डेविड के लिए? तो डी ऑप्शन बी ऑप्शन बनेगा सबसे पहले। तो आपका बी ऑप्शन में क्या है? लेबर हो जाएगा। यहाँ पे लेबर जो है इन अ कॉटन मिल व्हेन वी वाज ओनली 10 ईयर ओल्ड और ही डिड नॉट रिसीव एनी फॉर्मल एजुकेशन एंड वाज हिम ओन टीचर। ठीक है,
तो लेबर यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका टीचर, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आइए 16 नंबर देखिए, में डेटा को संसाधित और पुनर्निर्माण करना शामिल है, लेकिन ध्वनियों को आपके कानों में गूंजने देने वाला शामिल है। तो देखिए ऑप्शन इंग्लिश में देख लीजिए एक बार, इन्वॉल्व प्रोसेसिंग एंड रिकन्स्ट्रक्टिंग द डेटा बट इज द साउंडिंग बीट योर ईयर ड्रम। तो इसमें लिसनिंग आ जाएगा, या सुनना है या हियरिंग है, ठीक है, या हियरिंग या लिसनिंग है, कैसे आएगा? देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसमें जो ऑप्शन बन जाएगा, तो आपका जो लिसनिंग है वो इन्वॉल्व करता है आपकी प्रोसेसिंग ऑफ रिकंडक्शन को डेटा, आप जो है हियरिंग करते हैं, सुनते हैं। तो देखिए सुनना और सुनना दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएंगे, तो ए वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसमें। लिसनिंग और हियरिंग दोनों का मतलब सुनना ही होता है। अब एक म्यूजिक सुनना है, एक जो किसी वर्ड को सुनना भी हो सकता है, या किसी स्पीच को सुनना हो सकता है। नेक्स्ट है लिखा हुआ है, श्रोता के लिए अर्थ समझने में सहायक होते हैं, तो दी एंड इज़ आल्सो हेल्पफुल फॉर लिसनिंग टू अंडरस्टैंड। तो कोई भी श्रोता उसके लिए क्या चीज़ है इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सुनने के लिए? तो देखिए पिच और टोन, यानी कि स्वर और सुर यहाँ पे होने चाहिए, तो बी ऑप्शन बन जाएगा, पिच एंड टोन। 18 देखिए, 18 बोला है, व्याख्याताओं हैंड आउट का उपयोग करके हम से जानकारी प्राप्त करते हैं और ट्यूटोरियल वार्तालाप आदि का उपयोग करते हम के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यूजिंग लेक्चर हैंड आउट वी एक्यूर इंफॉर्मेशन फ्रॉम किसके माध्यम से? तो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे गेट करते हैं ट्यूटर के माध्यम से, ठीक है। एंड यूजिंग ट्यूटोरियल कन्वर्सन, ये कन्वर्सेशन आप करते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमें इन्फॉर्मेशन किसके माध्यम से मिलती है? फेलो लर्नर के माध्यम से। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ट्यूटर और साथी शिक्षार्थी। 19 नंबर देखिए, लेखन के लाभों की पहचान बताइए। तो लेख यानी आप जो भी लेखन लिख रहे हैं या लेख लिख रहे हैं उसकी बेसिकली बेनिफिट क्या है यहाँ पे? तो देखिए ए और बी दोनों हो जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, बोथ। यानी कि संवाद करने के लिए वक्ता का स्वयं उपस्थित होना आवश्यक नहीं है और एक पीढ़ी का ज्ञान संचित किया जा सकता है और अगली पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाने ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ए और बी दोनों ऑप्शन हो जाएगा। संचार की समस्या जो है संसार की सामान्य श्रेणियाँ क्या है बेसिकली पूछ रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए संसार के लिए आपको स्पीच, राइटिंग करना, प्रिंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सभी चीज़ें, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। 21 है, का अर्थ है कि कोई भी बाहरी अनावश्यक विवरण शामिल नहीं किया जाना चाहिए, जबकि का अर्थ है कि महत्वपूर्ण विवरण शामिल किए जाने चाहिए। तो क्या होगा? एक्यूट कंप्लीट है, आपका सटीक अपूर्ण है, सटीक और स्पष्ट है। तो इसमें आएगा आपका एक्यूरेट और कंप्लीट। तो सटीक का अर्थ है कि कोई भी आपका जो यहाँ पे आएगा पूर्ण का अर्थ है, ठीक है। तो एक्यूरेट मीन्स टू एक्सटर्नल अननेसेसरी डिटेल हैव टू बी इंक्लूड, वाइल कंप्लीट मीन्स जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट शुड बी इंक्लूडेड है, ठीक है। 22 देखिए, चलिए 22 देखिए, लिखा हुआ है कॉमन काइंड ऑफ नैरेटिव स्किल्स आर, यानी कि कथात्मक कौशल के समान जो प्रकार हैं वो कौन से होते हैं? तो देखिए इसमें बी ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि कुछ कैसे करें और कुछ कैसे काम करता है। तो हाउ टू डू समथिंग्स और हाउ समथिंग्स वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही हो जाएगा, यहाँ पे कथात्मक भी है और कौशल भी है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। 23 देखिए, अंग्रेजी में एक ही आप का प्रयोग और को संबंधित करने के लिए किया जाता है। तो देखिए आप जो है बेसिकली हम लोग जो बेसिक लैंग्वेज में यूज़ करते हैं आपके हिंदी लैंग्वेज में या हिंदी कल्चर्स में, तो यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन हो जाएगा, एल्डर्स के लिए या फिर इक्वल होता है, यानी कोई अगर हमसे एज में उम्र में बड़ा है या सेम एज का है तो आप वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। कोई ओल्डर है आपका यंगर है, उस केस में यूज़ हमको करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पे आप यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो बड़े और बराबर के केस में इस्तेमाल किया जाता है। 24 देखिए, हमें वाक्यों को में बोलना और बोली जाने वाली भाषा के पर ध्यान देना चाहिए। तो क्या चीज़ हो जाएगा यहाँ पे? 24 बताइए।
24 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो उपयुक्त संदर्भ और सांस्कृतिक पहलू यानी कि एप्रोप्रिएट कंटेक्स्ट होना चाहिए और कल्चरल एस्पेक्ट होना चाहिए, ठीक है, तो ही आप जो है उस पर बोले, वरना ना बोलें, ठीक है। 25 है, हम मौखिक रूप से 2 तरीकों में से संवाद करते हैं, तो वो कौन कौन से संवाद होगा, यानी कि वी कम्युनिकेशन ओरली इन 2 वेज, जैसे कि टेलीफोनिक है यानी कि टेलीफोन पर बातचीत करना, या फिर आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, या फिर वर्बल कम्युनिकेशन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन मिक्स करके यहाँ पे क्वेश्चन बनाए गए हैं। अच्छे क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं। तो देखिए सबसे अच्छा तरीका जो आमने सामने संचार करना और टेलीफोन पे बात करना बताया गया, यानी कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। तो इस केस में आपका थर्ड वाला ऑप्शन देखिए सही हो जाएगा। 26 है, 26 में हिंदी नहीं है, यहाँ पे हमने शायद टाइप नहीं की होगी, कोई बात नहीं, तो समझ लेते हैं ऐसे ही। इफ़ स्टाफ इज़ यदि स्टाफ आपका ऑर्गेनाइज है और सस्पेक्टेड है, तो मेजर मिसकंडक्ट यहाँ पे क्या होने वाला है, तो दी ऑर्गेनाइजेशन में इशू विच विल मेंशन दी अगेंस्ट द स्टाफ कंसर्न एंड आस्क फॉर रिटर्न एक्सप्लेनेशन। अगर कोई वहाँ पे इश्यूज होता है आपके, तो आप वहाँ पे क्या मेंशन करेंगे और कैसे आप उनके अगेंस्ट जाके एक्सप्लेनेशन देंगे। तो 2 चीज़ें यहाँ पे आती हैं 26 में कि आप जो है वहाँ पे शो करेंगे जो भी कॉज नोटिस होगी उसको, और एलिगेशन लगाएंगे अगेंस्ट द स्टाफ कंसर्न, जो भी वहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देंगे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप भरिएगा शो कॉज नोटिस और यहाँ पे आप फिलअप करिएगा एलिगेशन, तो सी ऑप्शन बन जाएगा। 27 है, संचार में अस्पष्ट धारणाएं और का कारण बन सकती हैं, यानी कि अनक्लियर्ड एस्यूम्पशन इन कम्युनिकेशन कैन लीड टू दी। 2 चीज़ें यहाँ पे आपको बतानी है फिर से, तो बताइए क्वेश्चन देखिए। तो जब भी हम अनक्लियर्ड यहाँ पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यानी कि आपकी जो वार्तालाप चली वो स्पष्ट नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा, गलत फहमी होगी यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, या तो फिर उसमें कोई भ्रम होगा यानी कि कन्फ्यूज़न पैदा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए डी वाला से हो जाएगा, कन्फ्यूज़न और मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कि भ्रम और गलत फहमी, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 28 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक रिज्यूमे में आपके और सभी की अवधारणा को एक ही दस्तावेज में समाहित करना आवश्यक है, यानी कि कोई रिज्यूमे आपका, उसमें नीड कंसेप्शलाइजेशन है ऑफ योर एंड ऑल इनटू वन डॉक्यूमेंट। उसमें आप क्या ऐसी चीज़ डालेंगे 1 वर्ड में अगर देखा जाए तो, जिससे कि आपका दस्तावेज जो है वो सहमति हो जाए। तो देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें जो हम उसमें आपका क्या बढ़ा देंगे, एक्सपीरियंस बढ़ा देंगे, यानी कि उसका उद्देश्य क्या है बेसिकली, जो आप रिज्यूम या कुछ भी सबमिट कर रहे हैं तो उसमें आपका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 28 है, नीचे आते हैं, उसकी उपलब्धियां और अनुभव क्या है, तो ये देखा जाता है बेसिकली आपने क्या क्या प्राप्त किया है, उपलब्धियां और अनुभव, यानी कि अकॉम्प्लिशमेंट और एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन बनेगा, ठीक है, हाँ यही है, उपलब्धियां और अनुभव। क्वेश्चन नंबर 29, एक प्रेस स्टोरी जो है आपकी समाचार स्टोरी होती है जो व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है और उसका उद्देश्य किसी संपादक या रिपोर्टर को किसी विशेष व्यक्ति, घटना, सेवा या उत्पाद की समाचार योग्यता प्रदर्शित करना होता है। तो कोई आपका पत्रचार है यानी कि रिपोर्टर है, या आप कह सकते हैं आपका न्यूज़पेपर है, उसको बेसिकली किस प्रकार की न्यूज़ हमको प्रस्तुत करनी होती है। तो देखिए उसको जो है पिसूडू और थर्ड, ठीक है, पिसूडू न्यूज़ स्टोरी, और रिटर्न में अगर देखा जाए तो थर्ड पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नया क्वेश्चन है ये, तो जिसको कि हम लोग बोलेंगे शब्द या फिर तीसरा, तो 20 का देखिए ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 आइए, निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करिए, कंप्लीट योर वर्ड। तो लिखा हुआ है इस प्रकार से, वर्ड कहाँ है, ये है, आप टेलीविज़न बंद कर सकते हैं, मैं इसे देखता हूँ।
मैंने कल सारिका को देखा, वह अपनी नई कार चलाती है। तो इसमें क्या वर्ड आएगा, देखिए आपको अरेंज करना है। क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इसे क्लियर आपको दिखाई दे। तो क्वेश्चन नंबर 30 बताइए, हिंदी इंग्लिश में देखिए और आंसर दीजिए अपना। तो इसमें देखिए ऑप्शन बनेगा 30 में सी वाला ऑप्शन बन जाएगा, जैसे कि आप टेलीविज़न बंद कर सकते हैं, मैं नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, इसको इस प्रकार से हो जाएगा। और मैंने कल सारिका को देखा, वह अपनी नई कार चला रही थी। तो यहाँ पे चला रहा था जो भी है, ठीक है। तो सी ऑप्शन में हो जाएगा, नहीं देखा और चला रहा था, यानी कि सी में देखिए आई एम नॉट वॉचिंग और वॉच ड्राइविंग। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या है। मानव के उन सभी रूपों का वर्णन करता है जो मौखिक नहीं है। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, उसका पराभाषा और संचार, यानी कि पैरा लैंग्वेज और उसका जो है कम्युनिकेशन, तो बी ऑप्शन बन जाएगा। 32 आइए, के विभिन्न और असंख्य चरणों को संदर्भित करता है। तो यानी रिफर्स टू डिफरेंट एंड न्यूमेरियस स्टेप, क्या होते हैं उसमें आपके बताइए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 है, तो इसमें कौन से आपके स्टेप्स हो जाएंगे। सी ऑप्शन बन जाएगा, देखिए चैनल, संचार, प्रक्रिया, यानी कि चैनल और आपका प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो विभिन्न चरणों और संख्याओं को संदर्भित करते हैं। तो सी ऑप्शन बन जाएगा चैनल, कॉमा यहाँ पे आएगा चैनल, यहाँ पे आप लिखिएगा संचार प्रक्रिया, यानी कि चैनल और कॉमा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। 33 देखिए, यहाँ पे ऑप्शन फिल करना है। सुनने में श्रोता का उद्देश्य ना केवल के साथ सहानुभूति रखना होता है, बल्कि एक गहरे संबंध का उपयोग वक्ता को समझने, बदलने या किसी तरह विकसित होने के बाद करने के लिए भी करना होता है। तो देखिए 33 अच्छा क्वेश्चन है बहुत। बताइए क्या ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले तो इसमें देख लीजिए, पहले वाले में तो ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, उसको बोलेंगे उपचारात्मक, ठीक है, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं दी रेप्यूटिक, ठीक है, ये देखिए वर्ड दिया गया है। और दूसरे में हमारे पास आ जाएगा स्पीकर, यानी कि आप बोल रहे हैं वहाँ पे, तो स्पीकर आ जाएगा, यानी कि वक्ता, ठीक है, केवल वक्ता के साथ जो है, और यहाँ पे हो जाएगा उपचारात्मक, इस प्रकार से। तो डी ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिए, इसी प्रकार क्वेश्चन आपको मिलेंगे, डिफ़िकल्ट होते हैं, वहाँ पे आप जो है इसमें फिर आप गलत लगा देते हैं आंसर, क्योंकि आप उसकी मीनिंग नहीं समझ पाते। ये पूरा खेल आपका मीनिंग का है, और अपनी दैनिक जीवन में जो चीज़ें आप सुनते हैं, देखते हैं, उससे ये क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज का क्वेश्चन है ये सारे, कम्युनिकेशन स्किल, बॉडी लैंग्वेज। तो जितना आप ज़्यादा व्यवहारिक ज्ञान आपके पास होगा, पब्लिक सेक्टर में आपके पास ज़्यादा ज्ञान होगा, तो आप ये क्वेश्चन जल्दी से पुटअप कर पाएंगे। जो खाली मोबाइल, टीवी और वीडियोस गेम में बिजी होंगे, उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आने वाली। प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह सोचना है कि जो सुना जाता है उसे में बदल जाए, यानी कि द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस इज़ थिंकिंग ऑफ कन्वर्टिंग टू वाट वन हियर। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सिंपल समझिए। तो जो भी आपकी प्रक्रिया है उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है, और यह सोचना है कि जो आप सुना जाता है उसमें आपने क्या फिर इम्प्रूवमेंट किया है। तो देखिए 34 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि लिसनिंग, यानी कि द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ द लिसनिंग प्रोसेस इज थिंकिंग, जिसको कन्वर्ट करता है किसमें, मीनिंग में, ठीक है, उसका कुछ आपका मतलब बनता है, यानी कि समझना, पढ़ना और समझने में आपको बदलता है, यानी कि रीडिंग एंड क्वेश्चन नंबर 34 है, मैंने क्या ऑप्शन बताया आपको, डी होगा, लिसनिंग और मीनिंग, यानी कि सुनना और अर्थ निकालना। डी ऑप्शन हो जाएगा, सुनना और अर्थ निकालना, मीनिंग और लिसनिंग। 35 देखिए, संचार के एक साधन के रूप में ईमेल और दोनों की तत्कालिकता की विशेषताएं होती हैं। 35 तो डी ऑप्शन हो जाएगा, प्राप्त करना और भेजना। ईमेल में क्या प्राप्त करते हैं या भेजते हैं, यानी कि सेंड करना और रिसीविंग करना ईमेल के केस में। 36 है, संचार में स्पष्ट धारणाएं और को जन्म दे सकती हैं, यानी कि अगर आपका अनक्लियर होगा, अभी देखिए क्वेश्चन आया था आपका, तो इसमें मैंने डी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका भ्रम और गलत फहमी, यानी कि कन्फ्यूज़न और मिसअंडरस्टैंडिंग।
37 आइए, प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो सुना जाता है उसे आप बदल सकते हैं, शायद ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है अभी। क्वेश्चन नंबर 37 का डी हो जाएगा लिसनिंग और मीनिंग। ठीक है, जो रिपीट हो रहा है हम उसको बिल्कुल फटाफट हटाएंगे। ज्ञापन की जो भाषा समझने में होनी चाहिए, यानी कि लैंग्वेज ऑफ मेमो आपकी होनी चाहिए किस प्रकार की, तो लैंग्वेज ऑफ मेमो आपकी सुबोध और सरल होनी चाहिए, यानी कि लूसिड कॉमा ईजी होनी चाहिए, सुबोध और सरल, लूसिड और ईजी। 39 पत्र लेखन में पत्र पढ़ने वाले को बताता है कि किस बारे में है। तो जो भी आप लेटर लिख रहे हैं उसको आप किसी रीडर को सेंड कर रहे हैं, तो आप क्या इंडिकेट कर रहे हैं किस बारे में है, तो आप उसमें क्या क्या देते हैं जब आप किसी को पत्र भेजते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का देखिए, उसमें आप सब्जेक्ट डालते हैं और आप बताते हैं ये किस बारे में, किसी लेटर के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में, ऐसे के बारे में, तो डी ऑप्शन, यानी कि उसका विषय और कॉमा पत्र। क्वेश्चन नंबर 40 ओवरहेड प्रोजेक्टर का उपयोग करते समय आप शीट का उपयोग करके ऊपर सूचना रेखा प्रकट कर सकते हैं, यानी कि वाइल यूजिंग द ओवरहेड प्रोजेक्टर आप यूज़ कर रहे हैं, तो यू कैन रिवील इंफॉर्मेशन लाइन बाय यूजिंग द शीट टू ओवर दी। अब देखिए इसमें क्या क्या यूज़ करा जा रहा है बेसिकली, क्वेश्चन देखिए 40 है, तो इसमें हम करेंगे बेसिकली ओपेक्यू और ट्रांसपेरेंसी को रखेंगे। ठीक है, यानी कि अपारदर्शी और पारदर्शिता को रखेंगे, जिससे कि ये सारी प्रॉब्लम नहीं आएंगी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ओपेक्यू और ट्रांसपेरेंसी उसमें हमको रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, लोगों के एक विशिष्ट समूह को भेजा जाता है जबकि आम जनता के लिए हो सकता है, तो क्या चीज़ है वो, मेमो है, सर्कुलर है, नोटिस है। तो लोगों के लिए वो विशिष्ट समूह को भेजा जाता है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ें जो स्पेसिफिक ग्रुप को भेजी जा रही है, लेकिन उसका जो मतलब है वो हमारे जनरल पब्लिक के लिए है। तो क्या चीज़ ऐसी हो सकती है, तो कोई सर्कुलर है तो पूरे सोसाइटी के लिए हो सकता है, या नोटिस है वो पूरे मोहल्ले के लिए, गली के लिए हो सकता है। तो परिपत्र या सूचना, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, सर्कुलर या फिर नोटिस। 42 देखिए, प्रूफ रीडिंग की समस्या यह है कि आपको और आप कुशल होना चाहिए किसमें, यानी कि द प्रॉब्लम द प्रूफ रीडिंग इज़ डैट यू विल हैव टू बी गुड एंड, तो आप किस प्रकार से इसमें आपको गुड होना चाहिए आपका स्पेलिंग और पंचुएशन में, यानी कि वर्तनी और विराम चिन्ह में, तो ए इसका राइट आंसर देखिए बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर है 43 समय संबंध को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त शब्दार्थ चिन्ह कौन सा है, यानी कि समय संबंध को व्यक्त करने के लिए, तो दी सिमेंटिक मार्कर यूज टू एक्सप्रेस टाइम रिलेशनशिप्स आर। 43 का देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, नेक्स्ट कॉमा आफ्टर, यानी कि अगला और बाद में। ठीक है, 44 देखिए, बोधपूर्ण श्रवण में को समझने के लिए के शब्द कोश और तथा, देखिए इसमें 3-4 चीज़ें यूज होने वाली, इंग्लिश में समझ लीजिए। इन कंप्रिहेंशन लिसनिंग, यानी कि आप कोई कंप्रिहेंशन रीड कर रहे हैं उसमें, तो उसमें कंप्रहेंड दी वन एक्वायर लेक्सिकन ऑफ एंड रूल ऑफ एंड बाय विच वन ऑफ द अंडरस्टैंड टू सेइंग। ठीक है, जो बोल रहा है उसमें, तो इसमें देखिए ऑप्शन बन जाएगा कौन सा, सबसे पहले तो आ जाएगा यहाँ पे कंप्रहेंसिव मीनिंग, यहाँ पे आ जाएगा मीनिंग, यहाँ पे आ जाएगा वर्ड, यहाँ पे हो जाएगा ग्रामर और उसका सिंटेक्स आएगा, तो डी वाला ऑप्शन देखिए ठीक बन जाएगा। हिंदी में देखें तो सबसे पहले उसका अर्थ क्या, उसका शब्द क्या, उसका व्याकरण क्या, उसके बाद उसका वाक्य विन्यास क्या है, तो डी इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। 45 देखिए, सुनते समय सही वातावरण का होना जरूरी है क्योंकि इससे को उस पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी जो कह रहा है और बोलने में मदद मिल रही है। तो देखिए इसमें क्या होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। 45 देखिए सी ऑप्शन बन जाएगा इसमें, यानी कि चूज़ करना लिसनर को लिसनिंग के लिए जिससे कि डिस्ट्रैक्शन आपका ना हो। 45 का तो कौन सा हो जाएगा, चुनना, श्रोता चुनना और व्याकुलता। ठीक है, तो ये हो गया आपके 45 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हाँ, एक और क्वेश्चन है इस टॉपिक का, लास्ट है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट उसमें चलेंगे टॉपिक में। तो इसके देख लीजिए इसके साथ क्या है, के साथ संचार करते समय वाक्यांशों और का प्रयोग उनके संदर्भों में किया जाना चाहिए, यानी कि वाइल कम्युनिकेशन विद दी
phrases and have to be used in their context। 46 है यहाँ पे, तो इसमें हो जाएगा आपका ए कस्टमर पोलाइट एक्सप्रेशन और अप्रोप्रिएट, यानी कि ग्राहक को विनम्र भाव यहाँ पे उपयोग करना चाहिए, जिससे कि जो भी आप संचार करते समय या वाक्य बोलते समय किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं वहाँ पे इसी चीज़ दिक्कत ना हो, पोलाइट हो आप वहाँ पे, ठीक है। तो ये मार्केट में हो सकता है या कोचिंग क्लासेस में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो ये थे 46 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आईओटी में पूछे जाते हैं। आगे इसी में चलेंगे जो कि कुछ और क्वेश्चन है अलग इसी में के हैं आपके, लेकिन अलग अलग टॉपिक यहाँ पे दिए गए, हर टॉपिक को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं इसमें अब और देखेंगे इसमें जो नया टॉपिक होगा, जहाँ तक मेरे मान से सेल्फ स्टीम से संबंधित इसमें क्वेश्चन होने वाले हैं। ये जो टॉपिक है आपका इससे संबंधित यहाँ पे आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हिंदी में ही है, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है सारे, तो आपको हिंदी समझ में आएगा। प्रश्न देखिए, आपका उन्नयन जो होता है वो बेसिकली क्या है, इसमें आत्म आलोचना या आत्म सुधार या फिर आत्म त्याग या फिर आत्म उपेक्षा, ठीक है। अब आप बोलेंगे किस प्रकार के जीएस के क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके आते हैं उसमें आईओटी में जो एक टॉपिक दिया गया है सेल्फ डेवलपमेंट का, उसमें से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आत्म उन्नयन करना मतलब है अपने आत्म सुधार करना, ठीक है। तो इसमें देखिए बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है आत्म उन्नयन का प्रमुख घटक है। तो आत्म उन्नयन करने का जो प्रमुख मेन कारण वो क्या है, अनुकूलनशीलता, ठीक है, बी हो जाएगा इसमें अनुकूलनशीलता। फटाफट चलेंगे रैपिड में। आत्म उन्नयन में आत्म जागरूकता का क्या महत्व है बेसिकली। तो इसमें आत्म उन्नयन जब आप कर रहे हैं तो उसमें आत्म जागरूकता का क्या महत्व है बेसिकली आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, यह व्यक्तिगत विकास का आधार करता है, ठीक है। तो इसमें पर व्यक्ति पे उस पर आपका जो है विकास डेवलपमेंट होना है। नेक्स्ट आइए, 4 नंबर, किस कौशल में स्वयं के लिए यथार्थवादी और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य जो भी आप निर्धारित करना शामिल करते हैं, उसको बेसिकली यहाँ पे क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं टारगेट अपना क्लियर करना, यानी कि लक्ष्य का जो है निर्धारण करना, ठीक है, टारगेट अपना सेट करना या गोल सेट करना। नंबर 5 है, आत्म उन्नति में जो लचीलापन का शब्द आता है उसका क्या अर्थ है बेसिकली इसमें। तो लचीलापन यहाँ बेसिकली यूज़ किया गया है जो भी उसमें आपके बैरियर आने वाली, यानी कि चुनौतियों से उभर कर जो आगे आप बढ़ने की क्षमता आपको इसमें मिलती है। तो देखिए ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी समय संबंध की विशेषता है, बताइए इसमें से क्या होना चाहिए ऑप्शन। देखिए कौन सी प्रभावी समय संबंधन, यानी कि टाइम में आपका प्रबंधन है इसमें, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए प्राथमिकता देना, किसको, प्राथमिकताएं निर्धारित करना है, ठीक है। आपको कुछ भी काम मल्टीटास्क तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो आपको सभी को अपना जो है प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है नंबर 7, देखिए आत्म उन्नयन में आपका जो भी भावनात्मक बुद्धिमत्ता है उस शब्द का यहाँ पे बेसिकली क्या अर्थ है। तो 7 देखिए, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 7 का बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, भावनाओं को समझना और उसमें प्रतिबंध करना, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 9, आत्म उन्नति में सकारात्मक सोच की क्या भूमिका होती है। तो आत्म उन्नति कर रहे हैं आप अपना सेल्फ डेवलपमेंट करने में, तो उसमें आपकी सेल्फ क्या सकारात्मक यानी कि पॉजिटिवनेस इस प्रकार से बोल सकते हैं कि क्या भूमिका होगी यहाँ पे। तो इसमें हो जाएगा सी, यानी कि यह आपका लचीलापन और आशावाद को आपका बढ़ावा देता है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन ठीक। 9 नंबर देखिए, किस कौशल में दूसरों के साथ जो आपका प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता आपकी शामिल होती है। तो इसमें हो जाएगा सहानुभूति, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए नंबर 10, आत्म उन्नति में निरंतर सीखने का महत्व यहाँ पे क्या है। तो यह आपका जो है अनुकूलनशीलता और सुधार को बढ़ावा देता है, सी हो जाएगा ऑप्शन। 11 पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा आत्म अनुशासन का घटक है इसमें 11। तो इसमें हो जाएगा आपका आत्म अनुशासन तभी आपको मिलेगा जब आपकी संगति आपकी अच्छी होगी। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। 12 नंबर देखिए, आत्म उन्नति के संदर्भ में जो मुखरता शब्द का यहाँ पे क्या अर्थ है बेसिकली। तो सी देखिए,
अपनी आवश्यकताओं और सीमाओं का संचार करना। ठीक है। 13 देखिए, आत्मचिंतन और आपका जो आत्मोन्नति में क्या भूमिका यहाँ पे निभाता है, दोनों में क्या डिफ्रेंसिएशन है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी वाला बन जाएगा। यह जो है आत्म जागरूकता और सुधार को जो है आपका बढ़ावा देता है। ठीक है। 14 पे आइए, आत्मोन्नति में आपका जो अनुकूलनशीलता का महत्व यहाँ पे क्या है, 40 नंबर देखिए। तो इसमें आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, यह आपका लचीलेपन और विकास को बढ़ावा देता है। ठीक है। 15 पे आइए, किस कौशल में असफलताओं और रुकावटों से उभरने की आपकी क्षमता जो है वो शामिल होती है। तो इसमें आ जाएगा आपका लचीलापन, सी ऑप्शन हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा, सॉरी। नेक्स्ट आइए 16 पे, आत्मोन्नयन में आत्म प्रभावकारिता शब्द का यहाँ पे बेसिकली क्या अर्थ है, 16 देखिए। तो इसमें हो जाएगा आपका बी, आपकी जो भी क्षमताओं का जो है उस पर आपको जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यानी कि अपनी क्षमताओं का विश्वास करना। ठीक है। 17 देखिए, आत्म उन्नति में रचनात्मक जो आपकी प्रक्रिया है उसकी क्या भूमिका है, 17 बताइए, इसमें क्या ऑप्शन होगा। तो इसमें सी आ जाएगा, यह सुधार के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि आपकी जो है वो प्रदान आपको करता है। 18 देखिए, आत्म सुधार के संदर्भ में आपका माइंडफुलनेस जो शब्द यहाँ पे यूज़ किया गया है उसका बेसिकली यहाँ पे क्या अर्थ है। तो माइंडफुलनेस का जो शब्द यहाँ पे यूज़ किया गया उसमें आपका जो भी वर्तमान क्षण में उपस्थिति और जो आपका जागरूक रहना, इसमें जो है माइंडफुलनेस कहलाता है आपका। ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला सही। नेक्स्ट आइए 19 देखिए, आत्म उन्नति में जो भी आपकी सीमाएं निर्धारित करने का महत्व क्या है। ठीक है। सीमाएं अगर आप इसमें निर्धारित कर रहे हैं तो उसका क्या बेनिफिट होने वाला है, तो उसका एक ही बेनिफिट है, यह आपके स्वास्थ्य संबंधों और आत्मसम्मान को बढ़ावा देता है। ठीक है। 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आत्म उन्नति में आपकी प्रभावी संचार की विशेषता है। तो 20 देखिए, इसमें हो जाएगा आपका स्पष्ट और मुखर संचार। ठीक है। 21 देखिए, आत्म उन्नति में समय प्रबंधन की क्या भूमिका है, अभी आपको बताया। यह आपकी दक्षता और उत्पादकता को जो है अधिकतम करता है। तो सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आइए 22 देखिए, विकास की मानसिकता आत्म उन्नति में किस प्रकार आपकी योगदान देती है। तो अगर आपकी जो मानसिकता है वो डेवलपमेंट पे है तो वो आपकी उन्नति में किस प्रकार से भागीरत रहेगी या योगदान देगी। तो यह निरंतर आपकी सीखने और सुधार को प्रोत्साहित करता है। तो सी वाला हो जाएगा आपका। 23 पे आइए, आत्म उन्नति में आपका जो है आत्म प्रेरणा का क्या महत्व है इसमें। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन आपका सी देखिए, यह व्यक्तिगत प्रेरणा और उपलब्धि को बढ़ावा देता है। ठीक है। आत्म सुधार में स्वयं देखभाल जो है आपका, स्व देखभाल शब्द का बेसिकली क्या अर्थ है इसमें। तो स्वयं देखभाल का इसमें अर्थ है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आपका जो है बनाए रखने के लिए जानबूझकर आप जो भी इसमें कार्रवाई करते हैं। ठीक है। तो हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रभावी तनाव और आपका प्रबंधन और आत्मोन्नति में किस प्रकार का योगदान आपका देता है ये। तो यह आपका जो है लचीलापन और कल्याण को जो है बढ़ावा देता है। तो हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए 26, आत्मोन्नति में कृतज्ञता की क्या भूमिका है। तो इसमें आपका हो जाएगा सी, यह प्रशंसा और सकारात्मक दृष्टिकोण को आपका प्रोत्साहित करता है। ठीक है। 27 पे आइए, आत्मनियंत्रण आत्मोन्नति में किस प्रकार आपका योगदान देता है। तो यह आपका यह अनुशासन और निर्णय लेने को आपका जो है इसमें इम्प्रूवमेंट करता है। तो सी हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट आइए, आत्मोन्नति में नेटवर्किंग का क्या महत्व है। तो देखिए यहाँ नेटवर्किंग को भी इसमें ऐड कर लिया गया है 28 में। तो यह आपका सहयोग करेगा विकास और अवसरों को, यानी कि आपका डेवलपमेंट और आपको अपॉर्चुनिटीज़ में हेल्प करेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अब वहाँ पे इंग्लिश में भी ऑप्शन मिलेगा तो दोनों ही ऑप्शन देख लीजिएगा, उसके बाद ही ऑप्शन टिक करिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 29, सकारात्मक जो भी आपकी शारीरिक छवि है वो आत्म सुधार में किस प्रकार से योगदान आपकी देगी। 29 देखिए, तो इसमें हो जाएगा बी, यह आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है। ठीक है। 30 पे आइए, आत्मोन्नति में जो भी आपका आत्मचिंतन है, ठीक है,
तो मेडिटेशन आप कह सकते हैं। उसमें शब्द का क्या बेसिकली इसमें अर्थ है, तो इसमें सिंपल सा इसका एक ही अर्थ है, जो भी आपने कार्यों और विश्वासों का विचारशील चिंतन और विश्लेषण करना आपका आत्मचिंतन कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला सही। तो इजी है, आत्मचिंतन संबंधित ये क्वेश्चन है आपके सेल्फ आप कह सकते हैं सेल्फ स्टीम, सेल्फ इफ़िशियंसी, सेल्फ मोटिवेशन और टाइम मैनेजमेंट से संबंधित ये क्वेश्चन आपके थे। ठीक है, अब आते हैं देखिए दूसरा टॉपिक आ रहा है सेल्फ अवेयरनेस से इसमें क्वेश्चन है कुछ हमारे पास, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो देखे दिए गए हैं देख लेते हैं कितने क्वेश्चन हैं इसमें। अगर ये इम्पोर्टेंट होगा तो ही हम कराएंगे, 10 ही हैं बेसिकली, तो इसको हम छोड़ के 10 से हम इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये सेल्फ अवेयरनेस के इसमें क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। हाँ है बेसिकली यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे है, तो देख लेते हैं, चलिए करा देते हैं, कोई इशू नहीं है। नहीं आप बोलेंगे सर ये वाला टॉपिक छोड़ दिया है, तो सेल्फ अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है, देख लीजिए। इसमें भी बता देते हैं यहाँ से। तो आत्म जागरूकता आपकी क्या है बेसिकली, सेम उसी प्रकार से है। तो स्वयं को समझना और उसके प्रति आपका सचेत रहना, बी हो जाएगा इसमें। व्यक्तिगत विकास के लिए आत्म जागरूकता क्यों यहाँ पे महत्वपूर्ण है, तो इसमें हो जाएगा आपका यह सकारात्मक परिवर्तन के लिए आपका आधार प्रदान करता है। ठीक है, नंबर 3 है कौन सा शब्द है जो कि किसी भी भावनाओं को पहचानने और समझने की क्षमता को प्रदर्शित करता है, संदर्भित करता है बेसिकली। तो नंबर 3 है, इसमें हो जाएगा आपका भावनात्मक बुद्धिमत्ता। ठीक है, बी हो जाएगा। 4 पे आइए, आत्म जागरूकता में आत्मनिरीक्षण शब्द में आपका जो है वो क्या शामिल है बेसिकली इसमें। नंबर 4 देखिए, तो इसमें अपने विचारों और भावनाओं की विचारशीलता की परीक्षा होती है, तो सी हो जाएगा। 5 नंबर देखिए, आत्म जागरूकता जो आपका प्रभावी संचार में कैसे योगदान देती है, तो इसमें हो जाएगा आपका बी, यानी कि यह सहानुभूति और समझ को जो है बढ़ावा देता है। ठीक है, 6 नंबर देखिए, तनाव प्रबंधन में आपका जो भी आत्म जागरूकता की क्या भूमिका है यहाँ पे बेसिकली, तो इसमें हो जाएगा आपका नंबर सी, यानी कि यह लचीलापन और मुकाबला करने की रणनीतियों को बढ़ावा देता है। ठीक है, नंबर 7 पे आइए, सचेतना आत्म जागरूकता में, सचेतना है बेसिकली यहाँ पे, आत्म जागरूकता में किस प्रकार आपका योगदान देती है, तो इसमें हो जाएगा वर्तमान जो भी आपका क्षण चल रहा है उसकी जागरूकता को बढ़ावा देकर। ठीक है, बी हो जाएगा इसमें ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, आत्म जागरूकता के संदर्भ में स्थिर मानसिकता का क्या है। ठीक है, अगर आपका माइंड जो स्थिर है, एक्टिव है, तो इसमें होगा आपका परिवर्तन और सुधार का विरोध। नेक्स्ट देखिए, आत्म जागरूकता प्रामाणिक संबंध बनाने में कैसे योगदान देती है, तो इसमें हो जाएगा आपका बी, यानी कि पारदर्शिता और ईमानदारी को बढ़ावा देकर। लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका प्रश्न, लक्ष्य जो आपका निर्धारण में आत्म जागरूकता का क्या महत्व है बेसिकली, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें भी। तो यह लक्ष्यों को व्यक्तिगत मूल्यों और शक्तियों के साथ आपका संरेखित करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन इसमें थर्ड वाला। ठीक है, तो ये थे आपके IoT के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब नीचे आते हैं सीधे, और मेरे मान से ये जो टॉपिक होगा संचार लिखा है, यानी कि संचार यानी कि आपका कम्युनिकेशन पे आ गया है। ठीक है, कम्युनिकेशन एंड राइटिंग स्किल से संबंधित यहाँ पे जो MCQs होने वाले हैं इसको देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके IoT एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए, संचार शब्द की उत्पत्ति आपकी हुई थी, इंग्लिश में काफ़ी बेस्ट रहता है क्योंकि छोटे छोटे इसमें ऑप्शन है, वर्ड है। तो देखिए, संचार के लिए यहाँ पे आपका संचार शब्द यानी कम्युनिकेशन की ही आपकी जो उत्पत्ति है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट आइए, मौखिक संचार के लिए जो है प्रयुक्त शब्दों के प्रकार कौन कौन से हैं बेसिकली यहाँ पे, तो मौखिक शब्दों के लिए यहाँ पे सरल यानी कि सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट आइए, पहली भाषा जो हम बचपन में सीखते या बोलते हैं, तो उसमें हमारे पास आ जाएगा सी हो जाएगा, जिसको कि हम लोग मदर टंग यानी कि मातृभाषा भी कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा चेहरे पर जो कि आपका सकारात्मक प्रभाव जो है वो दर्शाता है, तो देखिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये। इसमें भी हो जाएगा आँख से संपर्क यानी कि आई कांटेक्ट, उसमें इंग्लिश में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। 5 देखिए, किस विधि से हम जान सकते हैं कि जो आपका प्राप्तकर्ता के संदेश को क्या समझा या प्राप्त किया है, तो अगर हम
किसी को संदेश भेज रहे हैं और रिसीव करने के बाद अगर रिप्लाई ले रहे हैं तो वहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, एज ए फीडबैक ले रहे हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ बी, फीडबैक। वाक्य आपका क्या है बेसिकली इसमें, तो वाक्य आपका शब्दों का समूह है जो एक संपूर्ण विचार को व्यक्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए 7 पे। मौखिक संचार आपका जो है आमतौर पर किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करता, तो आपका मौखिक है यहाँ पे, तो इसमें हो जाएगा आपका तकनीकी वर्ड, इसमें आपके जो है यूज़ नहीं किए जाते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा तकनीकी संचार। नेक्स्ट आइए, यानी कि ओरल है बेसिकली यहाँ से। 8 देखिए, को चेहरे से प्रस्तुत किया जा सकता है, किसको, आपके जो भी भाव यानी कि एक्सप्रेशंस हो। ठीक है, तो एक्सप्रेशन को जो है आप चेहरे से व्यक्त कर सकते हैं। शब्दों का एक समूह है जो एक साथ व्याकरणिक इकाइयों के रूप में कार्य करता है आपका, तो हो जाएगा इसमें सी, यानी कि वाक्यांश। नेक्स्ट आइए, संचार में आपका संक्षिप्तीकरण का उपयोग करने में किस प्रकार की जो है संचार बाधा उत्पन्न होती है आपकी, तो 10 नंबर देखिए, ये हो जाएगा आपका इसमें भाषा ऑब्लिक भाषाएं। ठीक है, संचार के लिए जो आपकी संक्षिप्तीकरण के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जो कि संचार का साधन है। संचार जो आपका है बाधा को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, संचार बाधा को अगर दूर करना है तो, यानी कि कम्युनिकेशन है बेसिकली यहाँ पे, अगर उसको डिसॉल्व करना है उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे किसका, तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं 11 देखिए, तो इसमें आ जाएगा आपका अनुवादक का उपयोग करके। ठीक है, नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सी संचार बाधा इसमें से नहीं है आपको बतानी है, तो 12 है आपका वित्तीय बाधा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी, वित्तीय बाधा इसमें ऑप्शन बन जाएगा। सीधे शरीर की मुद्रा जो आपकी है उसको क्या दर्शाती है, तो सीधे शरीर की मुद्रा आपकी दर्शाती है आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट आइए 14, निम्नलिखित में से कौन सा चेहरे का सकारात्मक भाव है आपका, तो सकारात्मक भाव है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर है आपका 14, बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव ने आपका तभी होगा। आप देखिए घूरना ये तो नहीं होगा आपका, ये भी, ये सब आपका स्ट्रेस लेवल में आएगा। सुनते समय आपका जो है सिर हिलना। ठीक है, अब हो सकता है इसमें देखिए ऑल ऑफ दी अबव का या नन ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें इसीलिए इसका जो ऑप्शन है वो मिसिंग है हमारे पास भी। तो बेसिकली सुनते समय सिर हिलाना आपका पॉजिटिव नहीं तो नहीं होगा, लेकिन चलिए यही ऑप्शन इसमें से बनना चाहिए, या और कुछ तो इसमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, यानी कि आपको समझ में आ गया है और आपको उसका उत्तर पता है, जिसलिए आप जो है इसमें तो डी ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अच्छे संचार के लिए किस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया जाता है, तो अच्छे संचार के लिए यहाँ पे सिंपल यानी कि सरल, डी हो जाएगा। पत्र भेजना किस प्रकार का संचार है आपका, तो पत्र भेजना आपका एक प्रकार का लिखना यानी कि राइटिंग का काम है। ठीक है, 79, निम्नलिखित में से कौन सा संचार जो है चक्र का तत्व नहीं है। ठीक है, चक्र यानी कि साइकिल है कोई आपकी बेसिकली, तो इसमें हो जाएगा आपका 17 देखिए, समय जो हो जाएगा इसमें ऑप्शन हो जाएगा यानी कि टाइम। लिखित संचार को किस प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है लिखित अगर कोई संचार है, तो लिखित संचार आपका आ जाएगा शाब्दिक। ठीक है, बी हो जाएगा इसमें, शाब्दिक वर्ड है, लास्ट में दृश्य दिया, इनमें से कोई नहीं। 19 देखिए, संचार चक्र में संदेशों का आदान प्रदान कैसे होता है, तो इसमें आपका संदेशों का आदान प्रदान होता है प्रेषण के माध्यम से, तो ये हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आइए, उचित ढंग से अगर संवाद करने की योग्यताएं हैं तो उसमें क्या शामिल है, इसमें बेसिकली उचित, तो डी हो जाएगा, पढ़ना लिखना बोलना सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। 21 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका इसमें नकारात्मक प्रतिक्रिया का उदाहरण है, तो आपका नेत्र जो है वो कौशल वास्तव में अच्छा नहीं है और आपको और अभ्यास करना होगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी। 21 है। 22 देखिए, संचार में बाधा नहीं है आपका अगर आपके पास आदतें अच्छी हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। संचार चक्र में शामिल नहीं है, बेसिकली क्या शामिल नहीं है, तो डी हो जाएगा प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये अलग वर्ड है देखिए।
निम्नलिखित में से कौन सा संचार का त्वरित और स्पष्ट तरीका है? 24 देखिए, तो सी हो जाएगा इसमें आमने सामने जो है आपकी अनौपचारिक संचार। 25 देखिए, ऑफिस में छुट्टी लेने के लिए कौन सा अच्छा तरीका है? बेसिकली इसमें ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, 3-4 बार आपका पूछा गया है, तो सी हो जाएगा ईमेल के माध्यम से। शब्द कम्युनिकेशन का लैटिन में क्या बेसिकली अर्थ है इसका? तो शब्द कम्युनिकेशन में लैटिन में इसका अर्थ है साझा करना, ठीक है। 27 देखिए, संदेश को ठीक से समझने के लिए प्राप्तकर्ता को संदेश को ठीक से क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा, फेंकना या देखा? तो जाहिर सी बात है, सिंपल सा है, इसका ऑप्शन बनेगा सी हो जाएगा आपका, उसको सुनना पड़ेगा, ठीक है, लिसनिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट आइए 28 देखिए, कंधों को सीधा, ठीक है, और शरीर को स्थिर रखना किसका उदाहरण है आपका? तो देखिए 28 बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। बी हो जाएगा मुद्रा है कोई आपकी, ठीक है, पोजीशन आप कह सकते हैं या पॉजिटिवनेस है, इस प्रकार से। श्रवण आपका संचार पर आधारित है, तो श्रवण आपका किस पर आधारित है? तो देखिए ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, शारीरिक भाषा है, भाषा और आवाज़ का लहजा, सुनना और आपका श्रवण करना, ठीक है। नेक्स्ट आइए, दृश्य संचार किन कारणों पर निर्भर करता है? तो दृश्य संचार आपका जो है 30 वो ए यानी कि संकेत, प्रतीक और चित्र पर, ठीक है। संचार चक्र का अंतिम चरण इसमें से क्या आता है? तो अंतिम चरण आता है इसमें सी, प्रतिक्रिया आती है आपकी। किस प्रकार का फीडबैक जो है वो छात्रों के वर्तमान उपलब्धि स्तर से उनके विकास का समर्थन करता है? तो इसमें हो जाएगा आपका बी यानी कि वर्णनात्मक फीडबैक। नेक्स्ट आइए, यदि फीडबैक का अभाव है तो या किस ओर आपका ले जाएगा? अगर फीडबैक नहीं आपको प्राप्त हो रहा है इसमें, तो ये आपको ले जाएगा बेसिकली संचार बाधा की तरफ, इसमें आपका जो है कम्युनिकेशन बाधित हो सकता है। नेक्स्ट आइए 34, यह संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो संज्ञा के स्थान पर हम किसको यूज़ करते हैं? हिंदी में आपने पढ़ा होगा इसको, ए है सर्वनाम, ठीक है। अभी हिंदी टॉपिक नहीं है, लेकिन ये आपका सेल्फ डेवलपमेंट है, इसलिए इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आपके जो है नालेट पूछता है। नेक्स्ट है 35 देखिए, भावना व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त शब्द और जिसके बाद प्रायः आपका विस्मयादिबोध चिन्ह आता है, उसे क्या कहते हैं बेसिकली? तो उसको आपका कहा जाता है विस्मयादिबोध, सेम ही वर्ड यहाँ पे यूज़ किया, तो डी हो जाएगा ऑप्शन इसमें। वाक्य के किस भाग में संयोजन द्वारा जुड़े दो स्वतंत्र उपवाक्य यहाँ पे क्या हैं? तो वो होते हैं आपके मिश्रित वाक्य जो होते हैं, मिक्स्ड वर्ड आपके, ठीक है, मिक्स सेंटेंसेस। वह प्रक्रिया जिसमें प्राप्तकर्ता संदेश की संख्या व्याख्या करता है और उसे समझता है। तो अगर मान लीजिए मैसेज आपके द्वारा भेजा गया है, तो आपको वहाँ पहुँचने के बाद किस प्रकार से इसको डिकोड किया जाएगा वो यहाँ पे होता है, तो डिकोडिंग करना, ठीक है, डिकोडिंग ऑप्शन आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पूछा गया आपका पिछले वर्षों में। 38 देखिए, अशाब्दिक संचार का एक उदाहरण आपको बताना है, तो अशाब्दिक में आ जाएगा आपका निकटता, ठीक है, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संचार का उदाहरण है? तो मौखिक संचार के लिए हमारे पास आता है 39 देखिए, सी हो जाएगा फ़ोन कॉल। 40 देखिए, अब दो वो हैं महिलाएं आपकी जो है फ़ोन पर बात कर रही हैं, इसका उदाहरण बेसिकली किस प्रकार से आप दे सकते हैं? तो पारंपरिक जो है आपकी संचार हो सकता है, पारस्परिक है। किसी चीज़ की ओर उंगली उठाना किसका उदाहरण है बेसिकली ये? तो 41 है इसमें, बी हो जाएगा हाव भाव, ठीक है। निम्नलिखित में से किस में आवाज़ का स्वर, गति और मात्रा आपकी शामिल है इसमें? तो सी हो जाएगा आपका पारलौकिक भाषा में। नेक्स्ट है, किस संचार विधि को समझने के लिए किसी भाषा की आवश्यकता नहीं होती है बेसिकली? तो इसमें हो जाएगा सी आपका दृश्य में, उसको डायरेक्टली आप देख के समझ सकते हैं। नेक्स्ट है 44, संचार बाधाओं को दूर करने के लिए कौन सी विधि आपकी जो उपयुक्त होती है? 44 देखिए, तो डी हो जाएगा उपरोक्त सभी यानी कि दृश्यों का उपयोग करके।
अनुवादक की सहायता लेकर के या हमेशा दूसरों की राय का सम्मान करके। ठीक है, सिंपल सा। 45 देखिए, संज्ञाओं को पहचानने। जैसे कि राधिका जो है पिकनिक के लिए पार्क गई, वो एक एग्जाम्पल है। तो इसमें जो है सी हो जाएगा, यानी कि राधिका और पार्क यहाँ दो संज्ञा यहाँ पे डिफाइन की गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संघ है? तो पूर्व संघ यहाँ लिखा और लिखा है, दा लिखा है, अंडर और क्योंकि लिखा है। ठीक है, तो बताइए पूर्व संघ क्या हो जाएगा इसमें? तो सी हो जाएगा अंडर। ठीक है, अंडर जो है आपका वो क्या है यहाँ पे पूर्व संघ है। राकेश फुटबॉल खेल रहा है, इसमें क्रिया पहचाननी है। इस प्रकार का देखिए क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो क्रिया क्या है इसमें? खेलना। मेढक जल्दी से कूद गया, इसमें आपका क्रिया विशेषण आपको बताना है। तो कूद यहाँ पे 48 देखिए, इसी प्रकार क्वेश्चन मिलेंगे। बी है आपका वो है आपका क्विकली। ठीक है, जल्दी से। सर्वनाम पहचानना है आपका, राजू एक बादू लड़का है जो वह रात को जंगल में गया। तो इसमें बेसिकली सर्वनाम आपका बताना है। तो ए हो जाएगा आपका वह। नेक्स्ट है, संचार में बाधा नहीं है, बेसिकली आपकी क्या जो है आपकी हैबिट, आदत आपकी। ठीक है, तो ये है 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कम्युनिकेशन स्किल से संबंधित है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि राइटिंग स्किल और रिज्यूम लेटर, रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन से संबंधित हैं कुछ आपके। तो उसको भी देख लेते हैं इसी में हम, फिर इसको हम कंप्लीट करेंगे और ये इसी प्रकार क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो पहला देखिए इसमें क्या है। रिपोर्ट आपका जो है लेखन में घटना का वर्णन जो होता है वो हमेशा किस रूप में आपका इसमें लिया जाता है? तो रिपोर्ट आपकी जो है ली जाती है तत्काल, जो भी आपका भूतकाल पर। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, तत्काल भूत रूप। नेक्स्ट आइए, पत्र लेखन में पूछताछ का जो उत्तर देना किस श्रेणी में आपका आता है? तो वो आपका आधिकारिक पत्र होता है। ठीक है, ये हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आइए, संपादक को पत्र लिखे जाते हैं किस रूप में? तो अखबार, सॉरी ठीक है आपका, हाँ ये हो जाएगा समाचार पत्र है बेसिकली। हाँ, तो अखबार हो जाएगा ये। निमंत्रण पत्र का उद्देश्य बेसिकली क्या है? निमंत्रण पत्र का उद्देश्य जो है बेसिकली आमंत्रित करना। ठीक है, बी हो जाएगा। किसी मित्र या रिश्तेदार को लिखा गया पत्र किस श्रेणी में आता है आपका? तो ये अनौपचारिक पत्र होता है। ठीक है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिकायत का अगर पत्र है तो वो किस श्रेणी में आपका आएगा? तो वो 6 है आपका बेसिकली। बताइए, ये आपका औपचारिक में आ जाएगा क्योंकि आपका पर्सनल है, कोई मैटर हो सकता है। लेख लिखते समय लेखक को अपना नाम कहाँ लिखना चाहिए इसमें? तो देखिए सबसे ऊपर आपका जो है लिखना चाहिए। धन्यवाद की अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस लेख में लिखी गई है? तो इसमें हो जाएगा आपका नोटिस, जो आपका लेखन है उसमें। 9 देखिए, आधिकारिक पत्रों में शामिल नहीं है तो अनुरोध ऑब्लिक अपील करना, सी हो जाएगा। एक औपचारिक पत्र में प्राप्तकर्ता का पता शामिल होता है किस रूप में? तो उसमें प्राप्तकर्ता का बेसिकली आपको नाम मिल जाता है। किसी को अपना भाषण इस प्रकार शुरू करना चाहिए, किस प्रकार बताइए? 11 देखिए, मुख्य अतिथि और साथी वक्ताओं और श्रोताओं का अभिवादन करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेसिकली इसमें। नोट लिखते समय निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करना चाहिए? तो नोट लिखते समय संक्षिप्त सार। ठीक है, इसे आपका या संक्षिप्तीकरण आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट आइए, नोट्स जो है एक इस प्रकार होने चाहिए, किस प्रकार से? संक्षिप्त होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा गा वाला, ABC, संक्षिप्त होने चाहिए इसमें। व्यावसायिक पत्रों में नाम और पद नाम पते किस पर लिखे जाते हैं? तो व्यावसायिक पदों में आपके बाएं तरफ आपके जो हैं लिखे जाते हैं, तो सी हो जाएगा बायां हाशिया। ठीक है, संपादकों को पत्र लिखे जाते हैं किस रूप में? तो इसमें हो जाएगा आपका समाचार पत्र, डी हो जाएगा। आवेदन पत्र किस श्रेणी में आते हैं आपके? तो आवेदन पत्र आपके समाचार कौन सा है? 16 देखिए, घा होगा बेसिकली,
इसमें मेंशन नहीं है, ठीक है। हाँ, इसमें देखिए ऑप्शन दिया नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा ऑप्शन, ठीक है। डी वाला टिक कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें समाचार पत्र आ जाएगा आपका। एक औपचारिक पत्र में तारीख लिखी जाती है 17, देखिए, तो इसमें हो जाएगा प्रेषक और प्राप्तकर्ता के पते के बीच। एक औपचारिक पत्र इस प्रकार शुरू होता है, तो उसमें से आपका प्राप्तकर्ता का एड्रेस आपको मिल जाता है, प्रेषक का पता आपको मिल जाता है, सी हो जाएगा। सभी व्यावसायिक पत्र आपके जो कहलाते हैं वो औपचारिक होते हैं। एक रिपोर्ट हमेशा लिखी जाती है किस रूप में, तो वो हो गई आपकी वर्तमान में, यानी कि भूतकाल, ठीक है। तो इतना ही देखिए एमसीक्यूज हमारे पास अवेलेबल थे फ़िलहाल, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि सारे टॉपिक इसमें कवर करता है। और ये आपके आईओटी के एग्जामिनेशन जो भी आपके होंगे, तो ये मोर देन मेरे मान से 500 प्लस आपके एमसीक्यूज हो गए हैं, ये सब जितने भी हमने आज कराए हैं, और ये वाले भी करा दिए, तो 500 प्लस जा रहे हैं, ठीक है। तो उसको तैयार कर लीजिए, यही आपके जो अभी 12 से 18 के जो एग्जामिनेशन है उसमें देखने को मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।